तो गाइस, अब तक हम लोगों ने जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी और कोर जावा कंप्लीट कर लिया अच्छे से। ठीक है, जेडीबीसी हमने आपको पूरा बता दिया। एंड जेडीबीसी ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जेडीबीसी हम यूज़ नहीं करेंगे। आगे हम जेडीबीसी का इस्तेमाल करेंगे जब तक कि हम हाइबरनेट न पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि अभी डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने का जो हमारे पास एकमात्र तरीका है वो है जेडीबीसी। कल को हाइबरनेट पढ़ लेंगे तो फिर जेडीबीसी का यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि हमें ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज डे 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल ये एक नया टॉपिक। एंड टुगेदर हम बोले तो इस टॉपिक का नाम होने वाला सर्वलेट एंड जीएसपी। सर्वलेट एंड जीएसपी ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जैसे जेडीबीसी एक बड़ा टॉपिक था जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट थे, उसी तरह सर्वलेट जीएसपी भी एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, एंड इट कम्स अंडर J2EE या मैं बोलूँ जावा EE। ठीक है, या मैं बोलूँ जकार्ता एंटरप्राइज एडिशन। तो ये एडवांस जावा का पार्ट है। जावा ओरेकल के हिसाब से ये जावा एंटरप्राइज एडिशन मॉड्यूल का पार्ट है। ठीक है, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बट इसके पहले, ये शुरू करने से पहले, ठीक है, कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है भाई? देखो, अभी तक, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि टिल नाउ, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे, जितने भी काम किए, ठीक है, उनमें हमने ये देखा कि जो भी डेटा है वो आ रहा होता है हमारा कहाँ से? कंसोल से। मतलब अभी तक हम कंसोल से डेटा ले रहे थे। ठीक है, कंसोल डेटा लेना होता था तो भी कंसोल से ही लेते थे। डेटा मुझे अगर प्रिंट करना होता था तो भी कंसोल से ही करते थे। मतलब अभी तक जितना भी हमने काम किया कंसोल बेस्ड किया। एंड अभी तक हम लोगों ने कोई भी यूज़र इंटरफेस पे काम नहीं किया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कोई भी यूज़र इंटरफेस पे काम नहीं किया। मैं बोल सकता हूँ कि अप अंटिल नाउ। ठीक है, कुछ भी हम लोगों ने यूआई का काम ही नहीं किया। अब बारी आ गई है कि हम लोग अब यूआई का काम शुरू करें। ठीक है, और हम स्लाइटली मूव करें वेब एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, सर्वलेट और जेएसपी पढ़ने का जो पर्पस है वो है टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन, अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात करें तो वेब एप्लीकेशन काम करता है क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर पे, या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे पूरा का पूरा बेस्ड होता है। ठीक है, तो अभी तक हम कर क्या रहे थे भाई? अभी तक हम कुछ ऐसा काम कर रहे थे कि हमारे पास एक जावा का सिंपल प्रोग्राम होता था। ठीक है, उस जावा के प्रोग्राम, ये हमारा जावा का प्रोग्राम होता था। ठीक है, उस प्रोग्राम में हमारे पास एक मेन मेथड होता था। ठीक है, मेन मेथड होता था, ये हमारा मेन मेथड हो गया। इस मेन मेथड को हम इन्वोक करवाते थे, जेवीएम इसको स्टार्ट करता था, थ्रेड्स क्रिएट होते थे। ठीक है, इस पे थ्रेड क्रिएट हुआ एंड मेन मेथड हमारा चला। एंड मेन मेथड से फिर हम लोग इसके अंदर या अदर क्लास में थोड़ा सा कुछ कनेक्शन की डिटेल कनेक्शन कर दिया हमने, यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। ठीक है, एंड डेटा को जो भी है इंसर्ट कर दिया। ऐसा कुछ काम हम लोगों ने किया है। अभी तक कोई किसी भी यूआई का काम नहीं किया गया, कोई वेब एप्लीकेशन जैसा कुछ हम लोगों ने नहीं बनाया। ठीक है, ऐसा ये डेटा आता था एंड सिंपल डेटा आकर के हमारे एक सो कॉल्ड डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाता था। ठीक है, बट अब हमें अपने लेवल को अप करना होगा और हमें अब सीखना है कि भाई डेटा हमें कंसोल से नहीं चाहिए। जो ये डेटा हम इंसर्ट करते थे, ये डेटा हम कंसोल से लेते थे, हमें डेटा अब कंसोल से नहीं चाहिए। हमें अब डेटा चाहिए यूआई से, यूज़र इंटरफेस से। ठीक है, तो अब यूज़र इंटरफेस से अगर डेटा लेना है तो भाई क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें? HTML की। ठीक है, HTML कहाँ पे रन होता है आप बताएं? ब्राउज़र में रन होता है। HTML रन होता है ब्राउज़र में। अभी तक जब हम डेटा लेते थे वो लेते थे स्कैनर क्लास से। ये हमने स्कैनर क्लास से मान लो डेटा इंसर्ट जो हुआ है वो हम स्कैनर क्लास से लिए हैं।
तो स्कैनर क्लास से डेटा डायरेक्ट हम स्कैनर क्लास की मदद से यहीं कंसोल में ले लेते थे और वहीं के वहीं डेटा इंसर्ट हो जाता था हमारा, हमें आउटपुट मिल जाता था, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। बट अब सिनेरियो इतना अलग हो चुका है, अब सीन कैसा हो गया है, अब सीन ऐसा हो गया है कि हम जो डेटा है उसको वो लेंगे ब्राउज़र। 1 मिनट, थोड़ा नॉइज़ आ रहा है क्या मेरे साइड से? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। अभी शायद सही होगा, थोड़ा-सा नॉइज़ पहले आ रहा होगा। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, हमें अब डेटा लेना है कहाँ से? हमें डेटा लेना है एक एक यूज़र इंटरफ़ेस से, यूज़र इंटरफ़ेस से। यूज़र इंटरफ़ेस में हम यूज़ कर सकते हैं एचटीएमएल को। और एचटीएमएल जो होगा, जो हम पेज बनाएँगे, उसको हम कहाँ ओपन करेंगे? ब्राउज़र में, ठीक है? हमेशा हम एक अपने यूआई को ब्राउज़र में ओपन करते हैं, ठीक है? ये हम ब्राउज़र में ओपन कर लिए, एचटीएमएल वगैरह को ब्राउज़र में ओपन कर लिए। तो ये जो ब्राउज़र होगा, टेक्निकली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइंट। दिस इज़ ओनली कॉल्ड क्लाइंट। तो क्लाइंट के साइड जो भी आप कोड लिखेंगे, ठीक है? जो भी काम करेंगे वो हो गया क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो क्लाइंट साइड भी काम हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मान लो एचटीएमएल में हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है? हमने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया। अब सिंपल सा फॉर्म बना करके, ठीक है? सिंपल सा फॉर्म हमने बना दिया, इससे क्या फ़ायदा होगा भाई सिंपल सा फॉर्म बनाने से? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बंदा यहाँ बैठा होगा, राजू, काजू, माजू जो भी है, ठीक है? इस बंदे को एग्ज़ैक्टली समझ में आएगा, इस बंदे को एग्ज़ैक्टली समझ में आएगा कि भाई मुझे क्या करना है। यहाँ पूरा हम लोग एक अच्छे से लिखे होंगे कि दिस इज़ रजिस्ट्रेशन पेज, या दिस इज़ लॉगिन पेज, या दिस इज़ साइन अप पेज, हम लिखे होंगे। तो यूआई क्यों क्रिएट किया जाता है? यूआई क्रिएट किया जाता है यूज़र इंटरैक्शन के लिए, सो दैट आपके एप्लीकेशन को जो यूज़र है वो इस्तेमाल कर सके, उनमें चीज़ों को पढ़ के, चीज़ों को देख करके एक्शन परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए आपने एक मान लो साइन अप फॉर्म बनाया, सब कुछ बना दिया, ठीक है। अब जब बंदा अपना साइन अप फॉर्म को फिल करेगा, साइन अप फॉर्म को फिल करेगा एंड यहाँ बटन पे क्लिक करेगा, तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई साहब बताइए? सर सर्वर पर डेटा आ जाएगा डेटा गेट टू पोस्ट का रिक्वेस्ट। हाँ, डेटा हमारा सर्वर पे जाना चाहिए। क्यों सर्वर पे जाना चाहिए? इसलिए सर्वर पे जाना चाहिए कि इसलिए क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का जो डेटा हैंडल करने का कोड लिखा गया है, वो कहीं और लिखा गया है। ये तो यूआई है ना। अब इस डेटा को हैंडल करने के लिए एक जावा का प्रोग्राम लिखा जाएगा। So this is your Java program to handle what? To handle these sign up data. तो साइन अप फॉर्म आपने बना दिया, एक यूआई क्रिएट कर दिया। आई विल टेक एग्जांपल ऑफ फेसबुक। मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे ये हमारे पास फेसबुक का फॉर्म है। अब फेसबुक वाले ने ये फॉर्म बनाया होगा, तो क्या इसके बिहाइंड द सीन का लॉजिक नहीं लिखा होगा कि डेटा भर के अगर हम साइन अप पे क्लिक करें तो डेटा इंटरनली जाके प्रोसेस हो? वो भी तो बनाया होगा। यस सर। खाली वेब पेज थोड़ी बनाया होगा भाई, वेब पेज के साथ इस वेब पेज का बैकएंड भी डिजाइन किया होगा। तो जावा में अगर आप बैकएंड डिजाइन करना चाहते हो, तो आपको एक सिंपल जावा का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ये आ गया आपका जावा का प्रोग्राम, ये आपने एक जावा का प्रोग्राम लिखा। अब ये जावा का प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए विच कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम योर ब्राउज़र, जो कि ब्राउज़र से इनपुट को एक्सेप्ट कर सके। जब सोचो कि भाई जब हम एक वेब पेज बनाए हैं, अब सोचो, खुद सोचो यहाँ पे कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म के थ्रू हम एक्चुअली क्या इंसर्ट करें? इनपुट ही डाल रहे हैं ना। यस सर। इस फॉर्म के थ्रू हम इनपुट डाल रहे हैं और ये इनपुट हैंडल कौन कर रहा है? बैकग्राउंड में, बिहाइंड द सीन में कोई प्रोग्राम होगा जो इस इनपुट को हैंडल कर रहा होगा, जी राइट? सर।
तो उस प्रोग्राम के पास ये कैपेबिलिटी होगी ना कि इस डेटा को वो एक्सेप्ट कर सके, तब ना वो कर रहा है। तो अगर मान लो कि हम ये काम जावा में कर रहे हैं, जावा में अगर हम यहाँ बना दें जावा प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड, तो मेन मेथड के अंदर क्या ऐसा कोई पैरामीटर है जो कि जो कि आ रहे नेटवर्क के डेटा को एक्सेप्ट कर पाए? नो सर। मेन मेथड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेन मेथड एक्सेप्ट करता है एक स्ट्रिंग एरे, है ना? यस सर। यस स्ट्रिंग सर। एरे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डेटा है, ये एक्चुअली आता है इन द फॉर्म ऑफ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी के फॉर्म में डेटा आता है या एचटीटीपी रिक्वेस्ट के फॉर्म में डेटा आता है। जब भी आप ब्राउज़र में एक फॉर्म बना के बटन को क्लिक करते हो, तो ब्राउज़र एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट करती है और उस एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो जनरेट करती है वो सेंड होती है और उसी एचटीटीपी रिक्वेस्ट में ये डेटा होता है। समझ पा रहे हैं बात? हमने एक यस फॉर्म सर। बनाया, हाँ, हमने एक फॉर्म बनाया और फॉर्म बना करके ब्राउज़र के बटन पे जब क्लिक किया तो ब्राउज़र विल जनरेट वन एचटीटीपी रिक्वेस्ट, क्योंकि ब्राउज़र बनाया ही इसलिए गया है सो दैट ये इंटरनेट के डेटा को एक्सेप्ट कर। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है। इंटरनेट इज़ नथिंग बट अ वाइड एरिया नेटवर्क, है ना? एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो ब्राउज़र बनाया गया है नेटवर्क से डेटा लेने के लिए, नेटवर्क को डेटा देने के लिए। और हम जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे जो सिटी में, हमारे टाउन में अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो रोड्स होती हैं और यस सर। उस रोड के कुछ नियम कानून होते हैं। लेफ्ट साइड में चलना है, रेड सिग्नल पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, ठीक है? क्रॉसिंग पे भाई देखना है भाई ये, हाँ, ये क्रॉसिंग है, ठीक है? बहुत सारे साइन बोर्ड्स होते हैं। उसी तरह एक नेटवर्क में जो डेटा ट्रैवल होता है वो होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। हमारे यहाँ कौन सा प्रोटोकॉल चलता है? ट्रैफिक प्रोटोकॉल। मस्त जाइए बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट का, पकड़ाइए, 200 रुपये दीजिए, प्रोटोकॉल डन, है ना? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एचटीटीपी रिक्वेस्ट, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक नेटवर्किंग का टर्म है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के को फॉलो करते हुए आपका डेटा एज अ रिक्वेस्ट जाएगा। कहाँ जाएगा? ये भी तो सवाल है कि ये रिक्वेस्ट करने पे ये डेटा कहाँ जाएगा? तो हम एचटीएमएल के अंदर बता देते हैं कि डेटा का डेस्टिनेशन कहाँ है। और हम कैसे बताएं कि डेस्टिनेशन कहाँ है? सवाल तो ये है। इसलिए हम नहीं बता सकते हैं, अभी इसलिए नहीं बता सकते हैं कि अगर हमने मान लो कोई हमें डेस्टिनेशन बताने के लिए डेस्टिनेशन होना भी चाहिए। और अगर हमने अपने जावा प्रोग्राम के अंदर मेन बनाया हुआ है, तो आप बताओ क्या मेन मेथड का कोई आईपी एड्रेस होता है? नो सर। नहीं होता। क्या मेन मेथड का कोई पोर्ट होता है? नो सर। कुछ नहीं होता है। ना ही मेन मेथड इस कैपेबल है, ना ही मेन मेथड इस कैपेबल है कि ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के डेटा को लेने के लिए कोई ऑब्जेक्ट रखता हो। इसके पास एचटीटीपी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट भी नहीं है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि यूज़ किया जाता है नेटवर्क में आ रहे डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इनके इस मेन मेथड के पास तो ये तीनों नहीं है भाई साहब। ना ना एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, ना पोर्ट है, ना आईपी। हालांकि पोर्ट और आईपी तो किसी प्रोग्राम के पास नहीं हो सकता। पोर्ट और आईपी मतलब एक एक पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर का पार्ट है ना। अच्छा। जब हम एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, आईपी तो मान लीजिए कि एक सिस्टम का हो गया, आईपी सॉफ्टवेयर का नहीं हो गया। आईपी किसका पार्ट हो गया? सिस्टम का पार्ट हो गया। जब आप, ठीक है, पोर्ट किसका पार्ट हो गया? एप्लीकेशन का। हाँ, ये एप्लीकेशन का पार्ट हो गया। और एचटीटीपी रिक्वेस्ट ये आपके जावा का पार्ट है।
तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए मेन से, आईपी पोर्ट या एचटीटीपी रिक्वेस्ट? HTTP हाँ, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यार तुम पोर्ट भी दो, क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है। लेकिन कमाल की बात ये है कि इसके पास ये भी नहीं है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट तक बेचारे के पास नहीं है। इसीलिए अब हम मेन मेथड नहीं बनाएंगे, अब हम मेन मेथड बनाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी ब्राउज़र में फ्रंट एंड बनाएंगे, फ्रंट एंड बना करके जब हम उस बटन पे क्लिक कर रहे होंगे, तो जो डेटा आएगा वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के फॉर्म में आएगा। जब हम यहाँ से डेटा भेज रहे होंगे, तो इसको पता होगा कि ये डेटा कहाँ जाना है, इसको आईपी और पोर्ट पता होना चाहिए, आईपी एंड पोर्ट मालूम होना चाहिए, आईपी एंड पोर्ट। तो आईपी और पोर्ट तो चलो एक प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एचटीटीपी रिक्वेस्ट एक डेटा है। जावा में डेटा किस तरह से मैनेज किया जाता है? मतलब जावा में अगर हम जावा के अंदर अगर हम टेम्परेरी बेस पे कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? आइदर कलेक्शन या एरे Yes, sir. Yes, sir. या फिर इनकैप्सुलेशन, Yes, sir. है ना? तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट का जो डेटा होता है, उसको हैंडल करने के लिए जावा के अंदर खास एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट नाम की ऑब्जेक्ट होती है, जिसमें आपका ये डेटा इनकैप्सुलेट होकर के आ जाता है। लेकिन मेन के पास वो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसीलिए हम मेन को अब यूज़ नहीं कर सकते। चलो भाई, तो ये समझ में आया ना कि हम मेन मेथड को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं अब? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसके पास एचटीटीपी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इसीलिए हम यहाँ यूज़ करते हैं सर्वलेट। सर्वलेट क्या है भाई? सर्वलेट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने अगले सेशन में। आज हम सर्वलेट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे कि सर्वलेट एक क्लास है। सर्वलेट एक सिंपल क्लास है, और सर्वलेट क्लास के पास एक मेथड है, कई सारे वैसे मेथड है। हम एक मेथड का नाम लेते हैं, मान लो डू गेट। ये मेथड जो है, इसके पास एक ऑब्जेक्ट है एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट। इसके पास एक क्या है भाई? एक मेथड है जिसके पास एक पैरामीटर है एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट नाम का। अब आप बताओ, हमारी डिमांड यही थी, यस सर। Yes, sir. है ना? हमें एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट चाहिए था। वो बहुत छोटा हो जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है? तो हाँ, सर्वलेट एक क्लास है। क्यों सर्वलेट क्लास हम यूज़ करेंगे? इसलिए हम सर्वलेट यूज़ करेंगे क्योंकि सर्वलेट के पास, अच्छा सर्वलेट कोई भी क्लास, अच्छा आपसे एक सवाल पूछते हैं कि मैं एक क्लास बनाता हूँ राजू नाम की, वो राजू नाम की क्लास क्या मेरी एक्सेप्शन क्लास है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, लेकिन उसको हम एक्सेप्शन क्लास कैसे बना सकते हैं? Through keyword, sir. नहीं नहीं, Extend करके. करेक्ट, एक्सटेंड Yes, करके। sir. एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन या एक्सेप्शन। तो सर्वलेट एक नॉर्मल क्लास होगी, बिल्कुल देसी क्लास। लेकिन अगर मैं उसको एक्सटेंड्स कर दूं किसी इनबिल्ट सर्वलेट वाली क्लास से, जैसे हम इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लास से एक्सटेंड्स करते थे, तो मेरी क्लास भी एक्सेप्शन क्लास बन जाती थी। वैसे ही अपनी हम कोई मेरी क्लास होगी, उसको हम एक्सटेंड्स मार देंगे, मेरी क्लास सर्वलेट क्लास बन जाएगी। एक्सटेंड्स मारेंगे तो मेथड भी ओवरराइड करना पड़ेगा, यस सर। Yes. है ना? तो हम डू गेट मेथड ओवरराइड कर लेंगे। तो हमें डू गेट मेथड में एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट और भी एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं इतना नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख देता हूँ रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी हम एक्चुअल सिंटैक्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें रिक्वेस्ट का भी ऑब्जेक्ट मिल गया एंड रिस्पॉन्स का भी ऑब्जेक्ट मिल गया। तो जो अब मेरा डेटा आएगा ना, जो मेरा डेटा ब्राउज़र से आएगा, क्या सर्वलेट का ये मेथड उस डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है अब? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, क्योंकि इसके पास एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होता है। दैट इज़ वाई इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है कि भाई हम मेन मेथड क्यों नहीं यूज़ करते हैं सर्वलेट में? तो आप बताएंगे भाई साहब, सर्वलेट के पास एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मेन मेथड के पास एचटीटीपी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मेन मेथड बनाया ही इसलिए नहीं गया है, मतलब मेन मेथड इसलिए बनाया ही नहीं गया है कि ब्राउज़र से आ रहे डेटा को एक्सेप्ट करे। मेन मेथड तो एक स्टैंड अलोन सिंपल प्रोग्राम होता है, जिसको हम
जस्ट इन्वोक करते हैं वो स्टार्ट हो जाता है, मैनुअली इन्वोक करते हैं स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ सिनेरियो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमारा डेटा एक ब्राउज़र से आ रहा है। ब्राउज़र से कैसे आ रहा है भाई? ब्राउज़र से आ रहा है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, और नेटवर्क में डेटा कैसे ट्रैवल होता है? इन द फॉर्म ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी रिक्वेस्ट से डेटा हमारा मतलब एचटीटीपी रिक्वेस्ट का डेटा हैंडल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की, जिसके अंदर डेटा हमारा बाइंड होकर के मिल जाता है, हम गेट कर लेते हैं मेथड। तो मेन मेथड के पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है, दैट इज वाई हम यूज करते हैं सर्वलेट, एंड सर्वलेट के पास मुझे एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट मिल जाता है जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट के डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है। एचटीटीपी रिस्पॉन्स का भी ऑब्जेक्ट मिलता है हमें, जिससे हम ब्राउजर को वापस से कोई रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं थ्रू नेटवर्क। तो ये बेनिफिट है, इसीलिए हम सर्वलेट यूज करते हैं। ठीक है, बाकी सर्वलेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पे सवाल ये है कि क्या अकेला सर्वलेट इस कैपेबल है कि एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट को डायरेक्ट आके इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में गेट कर ले? ये भी तो सोचो कि भाई साहब इस प्रोग्राम इस क्लास के पास क्या कोई पोर्ट नंबर है, कोई आईपी है? नो सर। नहीं है। तो इसीलिए एंड ये जो सर्वलेट क्लास है, इसका जो ये मेथड है, ये स्टैटिक नहीं है, तो इसका इस सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? भाई किसी भी क्लास का मेथड चलाने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, यस सर। Yes, sir. है ना? क्लास का ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर की बात है। पहले ये बताओ कि ये भाई आप बैठे हो मान लो कि भोपाल में, और ये सर्वलेट की क्लास है लंदन में, तो वहां तक पहुंचो कैसे? सर्वर के थ्रू। सर्वर के। तो यहाँ पे बीच में आता है कंसेप्ट सर्वर का। सर्वर का कंसेप्ट क्या है भाई? देखो ध्यान समझना बिल्कुल। सर्वलेट तो ये एक प्रोग्राम हो गया जो आपके डेटा को मतलब एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट के फॉर्म में लेकर के आएगा, आपके रेस्पॉन्स को जनरेट करेगा। लेकिन सर्वलेट अकेला एनफ नहीं है, क्योंकि सर्वलेट के पास कोई आईपी नहीं है, कोई पोर्ट नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक सर्वर इंस्टॉल करते हैं। हमने एक क्या किया, पूरा का पूरा सर्वर इंस्टॉल किया। दिस इज माई सर्वर। ठीक है, ये सर्वर कौन सा भी हो सकता है। सबसे जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं टॉमकैट सर्वर। ठीक है, अदर भी है, जेटी है, ग्लासफिश है, बहुत सारे सर्वर होते हैं। सर्वर हम क्यों करते हैं भाई इंस्टॉल? सर्वर हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं क्योंकि सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र से आ रही एचटीटीपी रिक्वेस्ट को इंटरनली इंटरसेप्ट मैनेज करता है। टॉमकैट जो ये सर्वर है, ये किसी न किसी, अब ये चूँकि सर्वर है, या आप बोलो कि टॉमकैट पूरा का पूरा टॉमकैट सर्वर एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन किसी न किसी आईपी पे इंस्टॉल्ड होगा। यस सर। जी अभी सर। फिलहाल के लिए हम बोल देते हैं लोकल होस्ट। एंड इस सर्वर का एक पोर्ट नंबर भी होता है। इस सर्वर का एक पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट होता है टॉमकैट का 8080। हम चेंज कर भी सकते हैं, इसको चेंज करेंगे भी हम लोग। तो अब हम बोलेंगे कि देखो भाई हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है लोकल होस्ट आईपी पे। यहाँ पे आप कोई सा भी आईपी दे सकते हो। अगर सेम सिस्टम पे आपका सर्वर है तो लोकल होस्ट, कहीं दूसरी जगह है तो भाई दूसरी के आईपी देना पड़ेगा आपको। लोकल होस्ट एंड हम बोलेंगे पोर्ट नंबर 8080 पे डेटा को लेके जाओ। अच्छा, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 पे कहाँ? उस पे अपने सर्वलेट का नाम, मान लो मेरा है XYZ सर्वलेट, तो XYZ सर्वलेट पे डेटा को लेकर के जाओ। ठीक है, तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी। वो रिक्वेस्ट जाएगी पहले आपके सर्वर पे, क्योंकि सर्वलेट जो है, सर्वलेट ब्राउज़र से आ रही रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, है ना? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पूरे के पूरे एंटायर सर्वर का। सर्वर क्या करता है, सर्वर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि उसको हम एक सिस्टम में इंस्टॉल करके एंड किसी भी आ रहे ब्राउज़र की एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट को हैंडल किया। अब जैसे ही रिक्वेस्ट को हैंडल किया, तो यहाँ पे सर्वर ने एक यूआरएल, सर्वर का एक मतलब
मतलब जाहिर सी बात है कि जब आप इस सर्वर को एक्सेस करोगे तो इस सर्वर का एक यूआरएल होगा। तो ये यूआरएल कैसा होगा? ऐसा कुछ, लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश स्लैश और मान लो कि सॉलिड का नाम XYZ सर्वलेट, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम भी हो सकता है कि भाई ये पूरा प्रोग्राम कहाँ है, प्रोजेक्ट का नाम भी हो सकता है, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। इस तरह से एक यूआरएल होगा। अच्छा, हम लोग जब कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो क्या यूआरएल ऐसा होता है? नो सर। नो कि सर। इसी को डोमेन नेम से रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब हम जब डोमेन नेम इसी को हम रिप्लेस कर देंगे एक डोमेन से, मान लो हमने कर दिया कोडहन डॉट टेक, तो कोडहन डॉट टेक आपको दिखेगा लेकिन इंटरनली ये हो रहा होगा। एक आईपी एड्रेस, एक पोर्ट, प्रोजेक्ट का नाम, सॉलिड का नाम, ये सब अंदर अंदरूनी चलता है, हमें दिखाई नहीं देता है, हमें तो कोडहन डॉट टेक दिखता है। तो डोमेन का कंसेप्ट इतना ही होता है, बस आपके वो एक लंबे चौड़े यूआरएल को छुपाता है। कौन इतना लंबा फिर लिखने जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आप एक डोमेन भी जनरेट कर, मतलब डोमेन अपने डोमेन से अपने यूआरएल को छुपा सकते हो। खैर वो तो अलग चीज़ हो गई। तो इस तरीके से एक यूआरएल होता है। हमने बटन दबाते हैं ना तो ये यूआरएल हिट होता है। अब ये यूआरएल हिट होगा तो इस यूआरएल के पास पूरी जानकारी है कि कहाँ जाना है। यस सर। यस सर। तो इसने बताया कि भाई इसी सिस्टम पे रहना है। अच्छा, इस सिस्टम पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, पोर्ट 8080 पे जाना है क्योंकि टॉमकैट सर्वर वहीं चल रहा होगा। टॉमकैट सर्वर तक हम पहुंच गए, मेरा डेटा टॉमकैट सर्वर के पास आ गया। लो भाई मेरा डेटा आ गया। अब अब मेरा डेटा आ गया यहाँ पे, कहाँ? सर्वर के पास। अब सर्वर के अंदर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वलेट कंटेनर। ये हो गया हमारा सर्वलेट कंटेनर, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग वेब कंटेनर भी बोलते हैं। सर्वलेट कंटेनर भी बोल सकते हो आप इसको, वेब कंटेनर भी बोल सकते हो। तो दिस इज योर वेब कंटेनर या फिर सर्वलेट कंटेनर, ठीक है। अभी ये पूछता है सर इंटरव्यू में। हाँ, पूछता है बिल्कुल। तो आपका डेटा आया, ठीक है यहाँ पे। अब डेटा आने के बाद डेटा सर्वर पे आया ना, अब सर्वर का काम ये है कि वो यूआरएल को रीड करे कि भाई आपने जो यूआरएल हिट किया है वो रीड करेगा। तो इस यूआरएल की मदद से क्या उसको पता चल गया कि कौन से सर्वर पे जाना है? बताइए। यस सर। तो यूआरएल में ये जानकारी लिखी है कौन से सर्वलेट पे जाना है, XYZ सर्वलेट पे। सर्वलेट क्या है भाई? नथिंग यार, एक सिंपल जावा का प्रोग्राम है, उतना उसको लोड मत लेना ना, टेंशन मत लेना उसको कि सर्वलेट सर्वलेट क्या बोल रहे हैं, सिंपल जावा का प्रोग्राम है। तो मस्त इसने यूआरएल रीड किया, बोला अच्छा XYZ सर्वलेट पे जाना है। तो अब ये क्या करेगा, ये सर्वर अपने वेब कंटेनर से बोलेगा देख भाई, जो क्लाइंट है उसको ज़रूरत है XYZ सर्वलेट की, तो अब चलो XYZ सर्वलेट की लाइफ साइकिल शुरू करो। मतलब लाइफ साइकिल में बहुत सारी चीज़ आएगी, मतलब कि चलो सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो अब ये क्या करेगा, XYZ सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, XYZ सर्वलेट क्लास को लोड करेगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड ये भी देखा जाएगा कि जो रिक्वेस्ट आई है वो कैसा मेथड चलाना चाहती। कई तरह के मेथड होते हैं, पोस्ट गेट, तो उस हिसाब से वो हमारे पर्टिकुलर सर्वलेट को, मतलब यूआरएल में देख लिया XYZ सर्वलेट, तो XYZ सर्वलेट के पास कंट्रोल जाएगा। कंट्रोल जाने से पहले XY सर्वलेट इंस्टेंशिएट होगी। XYZ सर्वलेट हमारी इंस्टेंशिएट, पहले तो लोड होगी, क्लास पहले लोड होती है, देन उसका ऑब्जेक्ट बनता है। इंस्टेंशिएशन होने के बाद हमारा जो डेटा आया था सर्वर के पास, जो HTTP रिक्वेस्ट से डेटा किसने निकाला, सर्वर ने, एंड सर्वर ने वो डेटा हमारे इस ऑब्जेक्ट में इनकैप्सुलेट करके दे दिया, एंड यहीं पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा इस मेथड के अंदर, एंड यहाँ से आपका लॉजिक स्टार्ट। समझ में आया खेल पूरा, कैसे हमारा डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड तक पहुंचा? यस सर। ये पूरा फ्लो रहता है। आप एक यूआई क्रिएट करते हो, एक सर्वर इंस्टॉल करते हो, और सर्वर के अंदर एक सर्वलेट क्लास को हम रन करवाते हैं। जब भी यूआई से कोई भी सर्वलेट हिट किया जाता है तो पहले सर्वर किस
आईपी पे है वो देना पड़ता है, सर्वर का पोर्ट देना पड़ता है, तो आपका डेटा सर्वर तक तो पहुँच जाता है। सर्वर तक पहुँचने के बाद फिर सर्वर डिसाइड करेगा कि कौन से सॉलिड का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यूआरएल में जो लिखा होगा वही, मतलब यूज़र के हिसाब से ही वो डिसाइड करेगा। यूज़र ने बोला है कि XYZ सॉलिड पे डेटा लेके जाना है, तो अब जो हमारा सर्वर है वो सर्वर का एक कंटेनर होता है, सर्वर का एक पार्ट होता है वेब कंटेनर से बोलेगा कि देख भाई मुझे इसकी ज़रूरत है, तो अब वेब कंटेनर अपना काम शुरू करेगा। वेब कंटेनर आपकी सॉलिड क्लास को लोड करेगा, उसको इंस्टेंशिएट एंड ऑल करेगा एंड आपके मेथड को चला देगा। बताइए भाई, बात समझ में आई? सर वेब कंटेनर ही ऑब्जेक्ट बनाता है सर्वलेट क्लास का? करेक्ट, वेब कंटेनर ही बना। सर 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 जो ये कंटेनर सर्वर का रहता है सब वो पार्ट है क्या? सर जो कंटेनर रहता है वो सर्वर पे ही रहता है। सर्वर पे ही रहता है। सर ये वेब कंटेनर सर्वर का सब पार्ट है क्या? हाँ, सब पार्ट है, बिल्कुल सही बात। सर्वर के अंदर ही एक एक कह सकते हो एक कंपोनेंट इसको, वेब कंटेनर को, ये सर्वर के अंदर ही होता है। जब सर्वर इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें अंदर एक एक एनवायरनमेंट एरिया होता है। जैसे अपने जेडीके में जेआरई होता है जो हमारे प्रोग्राम को रन करता है, वैसे यहाँ पे हाँ वेब जी सर। कंटेनर होता है। अच्छा, एक बात मैं बता दूँ, आपकी क्लास को कंपाइल और रन कौन करेगा? कंपाइल रन जेवीएम ही करता है भाई। सर्वलेट कंटेनर बोलता है कि मेरी ये वाली क्लास का ये वाला मेथड चलाना है, तो जेवीएम उसको कंपाइल करके रन कर देगा, वो मेथड चल जाएगा। तो वेब कंटेनर का काम क्या है? सर्वलेट क्लास को पिक करना कि हाँ ये वाली सर्वलेट क्लास चलाने का है, इसका ये वाला मेथड चलाने का है। तो वेब कंटेनर चीज़ों को बता रहा है ना, लाइफ साइकिल को मेंटेन कर रहा है। एक्चुअल बाइट कोड कौन जनरेट करेगा भाई? वो तो इंटरनली कंपाइलर करेगा ना। Yes, जी sir. सर। तो कहीं ना कहीं जावा का साथ बना रहेगा। ऐसा नहीं कि वेब कंटेनर आ गया तो फिर आप जावा छोड़ देंगे, नहीं नहीं भाई, क्लास कंपाइल जावा के थ्रू ही होगी, जावा कंपाइलर के थ्रू हुई होगी। जो जो बाइट कोड जनरेट होगा, बाइट कोड जो एग्जीक्यूट होगा, वो जेवीएम ही करेगा। बट बताएगा कौन कि कौन सी क्लास को कंपाइल करना है, कौन सी क्लास को रन करना है, कौन से क्लास के मेथड को रन करना है, वो सब वेब कंटेनर बताएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि सर्वलेट्स आर मैनेज्ड बाय वेब कंटेनर विद द हेल्प ऑफ जेवीएम, क्योंकि जेवीएम को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाई बाइट कोड जेवीएम ही इंटरनली रीड करेगा। ठीक है, बताइए और कुछ, किसी को सवाल है? सर इसके लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है? लाइफ साइकिल की अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी सर्वलेट का ही बात नहीं किया है, तो लाइफ साइकिल पे आप अभी ना जाएं। लाइफ साइकिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी लाइफ साइकिल का इनिशियल हिस्सा जान लें कि सर्वलेट को लोड करना और सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ये लाइफ साइकिल का इनिशियल पार्ट है। आगे के पार्ट की बात करेंगे हम। अगर सर बैकएंड से अगर सर फ्रंट एंड पे डेटा ले जाना हो तो कैसे काम होगा? बैकएंड से अगर मान लीजिए फ्रंट एंड पे ले जाना है, तो आपको सर्वलेट में मिलेगा HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, Response. हाँ, सर। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की मदद से हम जब डेटा भेजेंगे, तो वो डेटा आएगा हमारे हमारे सर्वर के पास, एंड सर्वर विल जनरेट वन HTTP रिस्पॉन्स, एंड वो आपके ब्राउजर पे डेटा जाएगा। जैसे वही, रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए अलग अलग सर्वलेट क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, एक ही सर्वलेट में दोनों ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दोनों ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। सर्वलेट एक सिंपल क्लास है जिसके अंदर मेथड होगा, उसमें आपको दोनों ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के। तो रिक्वेस्ट की मदद से डेटा आएगा, रिस्पॉन्स की मदद से डेटा जाएगा। अभी जब हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो ये सब जो आपको थोड़ा सा डाउट्स आ रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सर सर्वलेट से पहले कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता था और उसका क्या ड्रॉबैक था? देखो, सर्वलेट से पहले एक यूज़ होता था, उसका नाम 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 याद नहीं आ रहा मेरे को अभी, CLI करके यूज़ होता था, कमांड लाइन ऐसे करके कुछ यूज़ होता था। CGI था सर। हाँ, Common CGI Gateway CGI Interface। CGI वगैरह यूज़ होता था। तो उसके बारे में तो देखना पड़ेगा, ये मेरे को उतना याद नहीं, क्योंकि CGI वगैरह हमने कभी यूज़ भी नहीं किया। वो एक डेप्रिकेटेड चीज़ थी, तो बहुत पहले यूज़ होती होगी, शायद हमसे हमसे कोई 30 साल या 35 साल या 30 साल भी नहीं, 20 साल एक्सपीरियंस बंदा होगा तो शायद वो बता पाए। क्योंकि वो उस ज़माने में रहा होगा, उस दौर में तो हम कभी नहीं रहे। आप मुझसे स्ट्रट्स के बारे में पूछोगे, मुझे कुछ नहीं पता।
हालाँकि स्प्रिंग से पहले स्टड्स यूज़ होता था। आप हमसे ईजेबी के बारे में पूछोगे तो हम नहीं बता पाएँगे क्योंकि ईजेबी हाइबरनेट से पहले यूज़ होता था। तो वो पुराने दौर की चीज़ें हैं और उसमें हमें डाइव भी नहीं होना है, वो अननेसेसरी उस पे जाना होगा। ऐसे तो फिर अभी बैक जाते जाओगे तो फिर तो जावा से पहले फोटान थी, तो फोटान के क्या ड्रॉबैक थे, ऐसे किसका-किसका पढ़ोगे? नहीं और सर, डेटाबेस में पढ़े ना कि उसका फाइल सिस्टम था पहले। नहीं, पहले नहीं था फाइल सिस्टम, कन्फ्यूज़ हो रहे हो आप। फाइल सिस्टम तो अभी भी है। फाइल सिस्टम तो आज भी यूज होता है हाँ, आपकी। फाइल सिस्टम हमने हमने वर्सेस किया था कि फाइल सिस्टम से भी डेटा पर्सिस्ट हो रहा है, जेडीबीसी से भी डेटा पर्सिस्ट हो रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ऐसा सीन है। चलिए, तो ये अगर आप जान गए, ठीक है? तो अब करना क्या-क्या है भाई? ठीक है, ये तो थ्योरी पार्ट हो गया। अभी अगर किसी को मान लो थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। तो प्रोग्राम्स बनाएँगे ना, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी। तो अभी हमारा जॉब क्या है, करना क्या है? हमें भाई पहले यूआई क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम एचटीएमएल में एक यूआई क्रिएट कर लेंगे और उसको हमें ब्राउज़र पे रन करना होगा, ठीक है? वो भी कर लेंगे। हमें देन दूसरा काम करना है, सर्वर इंस्टॉल करना होगा एंड तीसरा काम करना होगा, क्रिएट अ सर्वलेट। ध्यान रहे, मैं सर्वलेट के बारे में अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, कल डिटेल में हम सर्वलेट ही डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम चाह रहे हैं कि पहले आप फ्लो समझ लें, सर्वर समझ लें, सर्वर को इंस्टॉल करना समझ लें, रन करना समझ जाएँ, ठीक है? वेब कंटेनर को समझ लें, ये सारी चीज़ें। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एचटीएमएल भी चाहिए, सर्वर भी चाहिए और सर्वलेट भी चाहिए। और मुझे इन तीनों को ना कंबाइन करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाना होगा जिसमें एचटीएमएल भी आ जाए और जिसमें सर्वर भी हो और जिसमें सर्वलेट भी हो। तो उसके लिए हम जावा ने हमें ऑप्शन दिया है डायनामिक वेब प्रोजेक्ट का। तो आइए हम थोड़ा-सा काम शुरू करते हैं, ठीक है? बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। कुछ चीज़ें हो सकता है कि अभी आपको डाउटफुल लग रही हों, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे तो वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो सबसे पहला काम डायग्राम के हिसाब से हम अपने सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल क्या, सर्वर हम ज़िप फॉर्म में ले आते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए आप, गूगल पे लिखिए डाउनलोड अपाचे टॉमकैट एंड यहाँ पे आप आ जाइए पहली वाली वेबसाइट पे। टॉमकैट 9 आप डाउनलोड कर लें, जावा 8 के साथ कंपैटिबल बढ़िया काम करेगा ये। एंड कोर में आपको यहाँ पे ये देखो ज़िप दिख रहा है? 64 बिट विंडोज़ ज़िप। इसको इस पे क्लिक करने से काम हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो बस इसका मैं क्या करता हूँ ना, ये कॉपी कर लेता हूँ, नोट्स में डाल देता हूँ। सर्वर की डाउनलोड लिंक, ठीक है? ये सर्वर की डाउनलोड लिंक हो गई। तो सर्वर आप यहाँ से अपाचे टॉमकैट उठा लें एंड यहाँ पे हम कहीं रख देते हैं इसको अच्छे से डेस्कटॉप पे, कोड हंट में, ठीक है? ये बैच कहाँ गया भाई? चलो यहीं पे अपाचे टॉमकैट सेव कर देते हैं। ये हमारा सर्वर हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है? सर, हाँ, बोलिए। तो जो डोमेन नेम में अभी जो डॉट सीजीआई था लास्ट में, वो मतलब कि रजिस्टर करने के लिए मतलब कि उसका क्या करना रहता है? अब ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप सवाल कर रहे हो। डोमेन कनेक्टिविटी आप होस्टिंग सर्वर ले लें तो फिर हमसे बताएँ तो हम बता दें। उसमें कुछ होता नहीं है, डीएनएस सर्वर का एक आईपी होता है। आप जब अपने एप्लीकेशन को होस्ट करोगे तो वहाँ एक डीएनएस सर्वर की आईपी दी होगी और जब होस्टिंग खरीदोगे तो वहाँ भी डीएनएस सर्वर होगा। तो अपने होस्टिंग के डीएनएस सर्वर को कॉपी करना होता है, वो आईपी एड्रेस को कॉपी करके होस्टिंग में डालना होता है। तो होस्टिंग सर्वर समझ जाता है कि अच्छा ये आईपी का ये जो यूआरएल है उसके जगह मुझे ये नाम दिखाना है, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। वो चीज़ें थ्योरेटिकली आपको समझ में नहीं आएगी, वो एक प्रैक्टिकल काम है। तो कभी डोमेन-वोमेन लो तो हम बता देंगे अलग से। ठीक है, तो ये हमने कहाँ किया, कहाँ गया? इधर ही कहीं डाउनलोड किया था ना कोडंड में। देखो सर्वर ये है हमारा, ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल सर्वर है। एंड इसको आप सबसे पहले क्या करें, एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट हियर कर लेता हूँ मैं। ये हो गया आपका सर्वर रेडी, ये देखो। ठीक है, अब इस सर्वर को हमें इक्लिप्स में कॉन्फ़िगर कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि हम प्रोजेक्ट इक्लिप्स में बनाने वाले हैं।
इक्लिप्स में कॉन्फ़िगर करने के लिए अब हमें अपने इक्लिप्स के पर्सपेक्टिव को चेंज कर लेना है। ठीक है? तो मैं पॉइंट्स यहाँ लिख देता हूँ, क्या-क्या मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में नोट्स में भी अपडेट कर दूँगा ना। ये सब चीज़ मैं नोट्स में नहीं लिखा हूँ। चेंज पर्सपेक्टिव टू जावा डबल ई, ठीक है? कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स टू क्रिएट क्रिएट अ डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। तो एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट को के स्टेप्स मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आपको चेंज पर्सपेक्टिव, ठीक है? चेंज पर्सपेक्टिव, आप पर्सपेक्टिव कर लें जावा डबल ई पे। जावा डबल ई पे पर्सपेक्टिव करने के बाद कॉन्फ़िगर योर सर्वर, मैं डिटेल में अच्छे से लिख दूँगा आपके नोट्स में ना स्टेप्स। अभी मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ बस। तो पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए हम यहाँ आएँगे ओपन पर्सपेक्टिव में एंड हम कर लेंगे जावा डबल। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी आप जब फाइल पे जाओगे, न्यू पे जाओगे तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है डायनामिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। जावा हमें सिंपल ऑप्शन शो कर रही है। तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, अब हम एंटरप्राइज़ एडिशन पढ़ रहे हैं तो मुझे थोड़ा-सा हाई लेवल के ऑप्शंस शो करो ना। बोलेगा तो स्विच करो। तो आप जावा डबल ई पे क्लिक करके ओपन कर दें। एंड अब आप देखो, ये देखिए इसके जज़्बात बदल गए पूरे। है ना? देखो मैवेन, एंटरप्राइज़, डायनामिक, ये वो बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ये हो गया। अब दूसरा काम, ये तो आपने इतना काम कर लिया, ठीक है? कहाँ गया? चेंज पर्सपेक्टिव हो गया आपका। अब कॉन्फ़िगर सर्वर, सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, डाउनलोड हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। तो सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप आएँगे यहाँ पे विंडोज़, प्रेफ़रेंसेस एंड ये स्टेप मैं लिख दूँगा आपके नोट्स पे, तो डोंट वरी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेफ़रेंसेस में आपको सर्वर में चलें? हाँ, सर्वर में आ जाओ, यहाँ देखो अलग से ऑप्शन है, सर्वर को एक्सपेंड करो, रन टाइम एनवायरनमेंट पे आ जाओ। एंड यहाँ पहले से कहाँ से आ गया यार? चलो रिमूव कर देते हैं। तो आपको ऐसा खाली दिखेगा ना, हमने कभी ऐड किया होगा, आपको खाली दिखेगा, ऐड कर लेना यहाँ से। ऐड करोगे तो अब सर्वर हम अपने इक्लिप्स में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो सर्वर ऐड करोगे तो आपको यहाँ अपाचे का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ से आप 9.0 सेलेक्ट कर लें एंड नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ से आपको एक नेम तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, डायरेक्टरी आपको ऐसे नहीं आएगी, डायरेक्टरी आपको शायद खाली रहेगी। तो जो हमने अभी-अभी अपाचे सर्वर को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया था, बस आपको वही लोकेशन ब्राउज़ कर लेना है। वो कहाँ था भाई साहब हमारे? डेस्कटॉप पे, कोड हंट में एंड देखो सर 1 मिनट, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है आपको। ये बिन को सेलेक्ट करने का गलती बहुत लोग कर देते हैं, बिन को सेलेक्ट नहीं करना है। देखो यहाँ बिन सेलेक्ट हो गया, तो बिन को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ़ बिन दिखना चाहिए, सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए वो। अब यूआरएल देख लेना, इतना हो। हाँ, बोलिए अभी क्या बोल रहे थे? सर ग्लास फिश को अगर इंटीग्रेट करना रहेगा तो उसमें तो ऑप्शन पहले से नहीं रहता है, जैसे अपाचे में ये था यहाँ पे। देखो ग्लासफिश को अगर इंटीग्रेट करना है तो आप स्प्रिंग बूट में कर लो ना, बहुत ईज़िली हो जाता है। जेटी वगैरह हम करके आपको दिखा देंगे आगे चल के, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। तो वो अगर बोलोगे तो सेपरेट उस पे हम एक वीडियो बना के डाल देंगे, उसमें कुछ नहीं है यार, एक बार देख लो, बहुत यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएँगे आपको। करना क्या है, सर्वर ही तो जोड़ना है। तो ग्लासफिश का क्या आप डाउनलोड किए थे? पूरा ईएक्सई डाउनलोड कर लिए थे? सर जैसे कि ऊपर में नेम नहीं न था, जैसे अपाचे टॉमकैट 9.0 है ना, वो पहले से ही रहता है इक्लिप्स में, तो उसमें नहीं ना रहता है ग्लास फिश में। अच्छा, उसका नाम का बात कर रहे हो यहाँ से? तो नाम अगर मान लो नहीं है तो मैं न्यू लोकल सर्वर कर दूँ? अगर नेम मान लो नहीं दिया है तो प्लगइन्स इंस्टॉल करने पे शायद नेम आ जाएगा फिर, क्योंकि हमने इसमें तो कभी करके देखा नहीं है ग्लासफिश। स्प्रिंग बूट में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दिक्कत वैसे है नहीं, पता है आपको, क्योंकि इवेंचुअली जब हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इवेंचुअली जब हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अच्छा टॉमकैट के लिए अलग दे रहा है। हाँ, ग्लासफिश के लिए तो नहीं दे रहा है। तो उसके लिए अदर ऑप्शंस हमें मिल जाना चाहिए यहाँ पे, अगर सर्च करो तो। इसमें अदर ऑप्शन तो है नहीं भाई, यहाँ सर्च कर लो, एक बार देख लो। नहीं है, जेटी का भी नहीं है। तो चेक करना होगा, कोई ना कोई प्लगइन्स मिल जाएगी, या स्प्रिंग बूट में हम बता देंगे आपको। स्प्रिंग बूट में तो सीधे-सीधे हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, उसके लिए प्लगइन्स वगैरह देखना पड़ेगा। खैर, तो ये हम लोग इसको हटा देते हैं एंड ब्राउज़ करके
ब्राउज़ करके आप ध्यान देना बिन को सेलेक्ट मत करना, ये आ गया आपको, बस इतना काम। इतना काम आपने कर लिया, इसका हम एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेंगे, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और देखो ये सब चीज़ों में गलती अगर हुई, तो फिर आप फँसे रह जाओगे, है ना? इसलिए बड़े ध्यान से करना है ये सारी चीज़ें। इतना आपने काम कर लेना है। ये हम आपके नोट्स में यहाँ ऐड कर लें कॉन्फ़िगर, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हो गई एंड आप क्या करें बस फिनिश कर दें। फिनिश हो गया एंड यहाँ से अप्लाई क्लोज़ कर दो। अब आपके इक्लिप्स में सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है? 2 काम हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है? अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? क्रिएट अ डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। अब हमें एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट सिंपल क्रिएट कर लेना है। चलिए डायनामिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आप जाएँगे फाइल में, न्यू में एंड डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। जैसे जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे टारगेट रन टाइम ऑटोमैटिकली इसने ले लिया, है ना? जो हमने अभी-अभी ऐड किया था अपाचे 9.0 इसने उठा लिया ऑटोमैटिकली। प्रोजेक्ट का नाम कर लेते हैं हम फर्स्ट वेब, ठीक है? ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है डायनेमिक वेब मॉड्यूल वर्ज़न। अभी मैं इस वर्ज़न की बात नहीं करूँगा बिल्कुल, ठीक है? आप बस 2.3 से नीचे कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना। हम इसकी बात डिटेल में करेंगे क्योंकि अभी हम सॉलिड समझे नहीं है तो उसके वर्ज़न की क्या बात करें? तो सिंपल हम फर्स्ट वेब कर देंगे, सर्वर कॉन्फ़िगर करना हमने बता दिया। एक ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि आप बस ऐसे ही स 2.3 सेलेक्ट कर लें जिसको हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे। ये हो गया? देन आप नेक्स्ट करें एंड फिनिश करें। ठीक है? ये आपका काम हो गया, ये आपका वेब प्रोजेक्ट बन गया। तो यहाँ पे रिफ्रेशिंग सर्वर एडाप्टर वॉइस कट हो रही है, सही आ रही है? सही है सर। सही है, सही है सही है। सर। सही है ना? ये रिफ्रेशिंग सर्वर एडाप्टर ये क्या 3-5 कर रहा है देखा जाए ज़रा। कई बार ऐसा भी होता है ना कि ये ना अटक जाता है, तो थोड़ा टाइम देख लेना और टाइम देख लेना हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैनुअली बंद कर देना यहाँ से, अगर अटका नहीं तो। काफ़ी टाइम हमको भी हो गया ना ये सॉलिड वगैरह इस काम किए हुए, ज़्यादातर स्प्रिंग वगैरह का चल रहा था अभी सीज़न, तो अब रिफ्रेश वगैरह हो जाएगा। जब तक पानी-वानी पी लो, कोई सवाल है तो पूछ लो। सर हुँ, सर जैसे कि आपने बोला कि सर्वर में कंटेनर होता है, हुँ, हुँ। तो सर डॉकर भी तो कंटेनराइजेशन के लिए यूज करते हैं, तो दोनों कंटेनर में क्या अंतर है? बहुत अंतर है यार। एक एक ऐसा समझ लो कि अ अ, ये जो अपना डॉकर है, डॉकर एक ऐसा कंटेनर है जो आपके मतलब आप डेवलपमेंट के दौरान जो-जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं उन सबको कंटेनराइज़ करेगा और सर्वर का कंटेनर सिर्फ़ सर्वलेट को मैनेज करेगा, वो सॉफ्टवेयर्स को मैनेज नहीं करेगा। तो एक ऐसा कंटेनर है जो एक प्रोग्राम को, एक एक क्लास को मैनेज कर रहा है और एक ऐसा कंटेनर है जो सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा है। तो दोनों है कंटेनर लेकिन फ़र्क है। तेल का कंटेनर, पानी कंटेनर में फ़र्क तो रहेगा ना? जी सर। तो चीज़ वही है लेकिन वो थोड़ी बड़े डॉकर थोड़ी बड़े लेवल का कंटेनर हो गया और ये एक छोटा कंटेनर है जो सिर्फ़ आपके सर्वलेट को मैनेज कर रहा है। यस सर। ये भाई क्या हो गया यार? इसको बंद कर दें क्या मैन्युअली हम? एडिंग मेटाडेटा 3-5 चलो इसको ना अब इतना सब्र हो नहीं रहा हमसे, इसको टाप देते हैं हटाओ। चलो भैया तुम सब लोग बंद हो जाओ, बहुत हो गया नौटंकी। चलो तो अब हम लोग समझते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, ठीक है? प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ लो। मैं सब एक्सपेंड कर देता हूँ, जो-जो चीज़ें नीडेड है, इसको बंद कर देते हैं। जावा रिसोर्सेज़, सारसी में एंड ये लाइब्रेरीज़।
ये देखो भाई, ये है आपके प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जो कि पहले सिर्फ एसआरसी हुआ करता था और जीआरई, अभी बहुत 3-5 हो गया। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं यार? विंडोज शिफ्ट आर यार, यस एस ना? विंडोज प्रिंट यस हाँ, सर विंडोज प्रिंट इसमें ये इतना पटक लीजिए आप। तो ये रही आपकी वेब प्रोजेक्ट बनाया, ऐसा प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका। अब कहाँ क्या करना है? ये भी तो सवाल है कि कहाँ क्या किया जाए? आइए पेंट, अरे भाई इधर तो पूरा लग रहा है कि तेल की खदान में आ गए, पूरा पाइप वाइप लगी हुई है। चलो इसको भी उठा के पटका जाए। ये कहाँ किया जाए? यहीं कर लेते हैं। सब अभी नोट्स मेंटेन करके आपको दे देंगे, नोट्स का टेंशन नहीं है। सर एरो दे दे के स्टेप भी लिख दीजिएगा। सब सब कर देंगे, सब तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप चीज़ों को सीख लीजिए जो हम बता रहे हैं। ये हो गया ना? हाँ, ये आपका भाई प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है? अब फट रहा है ये, तो इसको हम ऐसे रहते हैं। अब यहाँ पे कहाँ क्या करना है देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहला दिख रहा है एसआरसी मेन जावा, ये एसआरसी मेन जावा, इसके अंदर आप अपने जावा का कोड लिखेंगे। मतलब आपका जो सर्विस लेयर है, डाउ लेयर है, पोजो क्लास है, डीटीओ है, एंटिटी है, सब कुछ जावा, इवन सर्वलेट, जावा का कोड इसके अंदर लिखा जाएगा। पैकेज बना सकते हैं आप इसके अंदर, जितना मन है उतना पैकेज बनाइए, ठीक है? बढ़िया पैकेज वैकेज बना के अपने जावा का कोड यहाँ रखा जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है, अच्छा चलो उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे जावा कोड हो गया, और इससे कोई मतलब नहीं है, लाइब्रेरीज़ है भाई, ये आपका जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी, ये आपके सर्वर यहाँ पे दिखेगा, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, तो एज़ इट इज़ छोड़ देना है। ये वेब ऐप है, दूसरे काम की चीज़ हमारे, ये वेब ऐप। वेब ऐप में आपको क्या करना है? वेब ऐप में आप बनाएँगे फ्रंट एंड रिलेटेड काम, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे होगी, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाइक एचटीएमएल ये वो, लेकिन वो स्टैटिक होगी, स्टैटिक पेज। अब स्टैटिक और डायनेमिक पेज में क्या डिफरेंस है? सवाल यहाँ ये भी आ जाएगा। बताएं कोई, स्टैटिक और डायनेमिक पेज में क्या डिफरेंस होता एक पेज में जावा के कोड्स सीधा हार्ड कोड एचटीएमएल सर स्टैटिक है जो है? उसमें डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। जैसे रीड का हम कुछ बनाएंगे रीड करने के लिए, तो वो टाइप का डेटा नहीं रीड करेंगे। सर स्टैटिक है जो एचटीएमएल से क्रिएट करते हैं और डायनेमिक है जो थाइमलिप से क्रिएट करते हैं। चलो ठीक है, मतलब पूछेंगे तुमसे घर और महल में क्या अंतर है, तो बोलोगे महल संगमरमर से बनाया जाता है, घर ईटा से बनाया जाता है। देखो, स्टैटिक पेज उस पेज को बोलते हैं जिसमें रन टाइम में कोई चेंजेस नहीं आता, सीधी बात है। जो रन टाइम पे बिना कोड को छुए, बिना कोड को टच किए हुए अगर आपके आपके पेज में कोई चेंजेस आ रहा है रन टाइम पे, तो वो मतलब डायनेमिक पेज है। जैसे आपको फेसबुक का ये फॉर्म है, कहाँ चला ये, अब ये जो है ना, ये लॉगिन फॉर्म, ये एक डायनेमिक पेज है, क्योंकि हम जब इसमें ऐसे 3-5 कर रहे हैं ना, तो ये डेटा ये गया बैकएंड में, चेक हुआ क्या ये आईडी पासवर्ड सही है। अब सर्वर यहाँ पे एक रिस्पॉन्स ला करके चिपकाएगा, देखिएगा अभी गया, कंट्रोल वापस आया, अरे यार ये तो नया नया तरीका लेके आ गए क्या ये लोग, अरे कुछ हम सही डाल दिए क्या, ये लगा बोलने इसमें ये करो वो करो यार, क्या डाल दिया हमने, नॉट यू और कहते हैं गलती से हो गया भैया हमसे, किसी का काम हम नहीं करना चाहते हैं, नॉट यू। एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये रहा भाई मेरा फ़ोन नंबर, ठीक है, ये है मेरा पासवर्ड। हाँ देखो, ये है ना, इस तरह का, पहले तो ये नहीं लिखा था ना यहाँ पे,
नहीं सर। तो ये क्या नहीं हुआ? सर। इसको बोलते हैं डायनेमिक चेंज। मतलब रन टाइम पे आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन को परफॉर्म करने से आपके पेज पे कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ जो कि रन टाइम पे हुआ, तो ऐसे पेज को डायनेमिक बोलेंगे। और ऐसा पेज जिसमें कोई सर्वर से डेटा नहीं आ रहा है, ऐसे पेज को स्टैटिक पेज बोलते हैं। तो ये जो हमारा वेब ऐप होता है उसमें हम स्टैटिक पेज को रखते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हम स्टैटिक पेज जिसमें जिसमें कोई जेएसपी नहीं होगी, तो जेएसपी छोड़ कोई नहीं जानता अभी। स्टैटिक पेज मतलब जिसमें सर्वर से कोई चीज़ें नहीं आ रही होंगी। लेकिन कोई अगर डायनेमिक पेज होगा तो वो होगा वेब आईएनएफ के अंदर। वेब आईएनएफ के अंदर होगा आपका डायनामिक पेज। ठीक है, ये ध्यान रखें। हालाँकि कई बार वेब ऐप के अंदर भी डायनेमिक पेज लोग बना देते हैं। ठीक है, वो एक तरीका है लेकिन एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न का तरीका नहीं है। मैं आपको एमवीसी पढ़ाऊँगा लेकिन अभी के लिए बस इतना समझें कि एसआरसी मेन जावा में अपना जावा का कोड, वेब में स्टैटिक पेज और यहाँ पे आपका डायनेमिक। ठीक है? और क्या-क्या फ़ोल्डर है भाई अपने पास? एक और फ़ोल्डर है यहाँ लिब। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है भाई। ये अक्सर लोग लिब में गलती कर देते हैं। लिब में जाएगा आपके एक्स्ट्रा एडिशनल जार लाइक ड्राइवर, हिकारी अगर यूज़ कर रहे हो तो। एडिशनल जार होते हैं, जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी के अलावा जो हम एडिशनल चीज़ें लाते हैं, वो सब जार आप कहाँ डालेंगे? सीधा लिब में कॉपी पेस्ट कर देंगे। दैट्स यस सर। इट। इतना काम आपको याद। वेब डॉट एक्सएमएल का यूज़ अभी हम नहीं आपको बता रहे, जब हम बताएँगे तो देखा जाएगा। ठीक है? तो ये आपका हो गया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। चलो भाई, ये भी आपको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो स्टेप कहाँ तक पहुँचे? सब नोट्स हम प्रॉपर बना के देंगे ना आपको, तो अभी ऐसे ही बस पटकते जा रहे हैं। तो भाई पर्सपेक्टिव चेंज किया, कॉन्फ़िगर किया, प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बना तो हमने समझ भी लिया क्या कहाँ का क्या करना है। अब स्टेप अगला स्टेप में क्रिएट एन एचटीएमएल क्रिएट अ एचटीएमएल एक एचटीएमएल पेज क्रिएट किया जाए और वो भी स्टैटिक वन, डायनामिक नहीं। तो हमने बताया आपको कि वेब ऐप पे क्रिएट करते हैं तो राइट क्लिक करें, न्यू करें और एक एचटीएमएल ऑप्शन आ रहा है एंड यहाँ पे हम यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं। देखो, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। जब हम कोई नॉर्मल जावा का प्रोग्राम चलाते थे, कोर जावा में, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सा कहाँ से कोड स्टार्ट होता था हमारा? मेन मेथड से। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कोड स्टार्ट होता था वो मेन मेथड से होता था। एक वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में डिफरेंट होता है लेकिन इंटरचेंजेबली यूज़ भी किया जाता है, तो मैं कई बार वेबसाइट बोल भी दूँगा, तो उसको वेब ऐप ही समझना आप। एक वेब एप्लीकेशन जो होता है, वो शुरू कहाँ से होता होगा? उसका एंट्री द्वार क्या होगा? एंट्री द्वार मतलब घुसने का दरवाज़ा। क्या कोई मेथड या कोई क्लास, कंस्ट्रक्टर या एक वेब पेज? वेब पेज। हाँ, एक वेब एप्लीकेशन जो होगा, भाई साहब हमने डाला www.facebook.com तो क्या खुला सामने? यूआई फेसबुक हाँ, एक वेब पेज खुला। तो भाई वेब एप्लीकेशन में हमेशा आप ध्यान रखना, वेब एप्लीकेशन में हमेशा ध्यान रखना कि जो स्टार्टिंग या जो एंट्री डोर होगा, तो आपका एंट्री पॉइंट होगा ना, वेब एप्लीकेशन का जो एंट्री पॉइंट होता है, कोई भी वेबसाइट आप खोल लो, एंट्री पॉइंट वो एक वेब पेज ही होगा। वहीं से हम घुसते हैं। हम फ़ेसबुक में कहाँ से घुसते हैं भाई? वही अपने लॉगिन वाले पेज से। वहाँ से हम साइन अप पे जाते हैं, फिर वहीं से हम स्विच करते जाते हैं। जैसे मेन मेथड चला, मेन से हम गए डेमो क्लास के एक्स-वाई-ज़ेड मेथड में, वहाँ से हम गए रिसोर्स के प्रिंटर मेथड में। ऐसे हम कहाँ-कहाँ नहीं घूमते थे, लेकिन घूम फिर के वहीं आ जाते थे वापस। ऐसे ही वेब एप्लीकेशन में जो एंट्री पॉइंट होगा, वो शुरू होगा एक वेब पेज से। वेब पेज से फिर हम स्विच करके दूसरे वेब पेज पे जाएँगे, होम पेज पे जाएँगे, होम पेज से सेटिंग में जाएँगे, सेटिंग से हम किसी को ब्लॉक करेंगे, फिर अनब्लॉक करेंगे, फिर जो भी करना होगा करेंगे, ठीक है?
पासवर्ड चेंज करेंगे 20 काम करते हैं, ठीक है? पर कुछ भी करें, स्टार्टिंग तो हमारा एक वेब पेज ही होता है, वो कुछ भी हो सकता है, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, होम पेज, वो आपकी मतलब वो आपकी मर्ज़ी भाई कौन से पेज को आप अपना होम पेज बनाना या वेलकम पेज बनाना चाहते हो। तो एंट्री पेज का एक नाम होता है वेलकम पेज, इसी को हम बोलते हैं वेलकम पेज। तो जो मेरा वेब एप्लीकेशन होता है, ठीक है? जब हम इसको रन करते हैं सर्वर पे, तो ऑटोमैटिकली वेब ऐप के अंदर इट विल लुक फॉर अ वेब पेज एंड दैट वेब पेज शुड बी index.html। इंडेक्स नाम से होना चाहिए। वो जानकारी कहाँ लिखी है? web.xml में देखिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप इस तरह का खोले ना तो यहाँ पे डिज़ाइन है, सोर्स है, ठीक है? तो अभी हम लोग सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ वेलकम फाइल लिखा है ना index.html, यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि इंडेक्स नाम की फाइल ऑटोमेटिकली खोजी जाएगी। तो हम एक वेब ऐप के अंदर बना देंगे इंडेक्स नाम की फाइल, न्यू एचटीएमएल एंड बना दिया इंडेक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट्स में भी हम डालेंगे। क्रिएट एचटीएमएल पेज एंड एग्जाम्पल के तौर पे index.html जेएसपी एंड यहाँ पे ना ये हम ऐड कर लेते हैं ताकि मुझे ध्यान रहे। अभी क्या है कि सॉलिड में मेरा काम बहुत है नोट्स का, सब प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? तो index.html ये सर्च करेगा, उसको हम बाद में बदलेंगे। अभी हम चाहे तो होम पेज को बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम पेज बना सकते हैं, बट कोई बात नहीं। index.html बन गया हमारा। ध्यान रहे ये वेब ऐप के अंदर है, वेब ऐप को क्लोज़ करोगे तो नहीं दिखेगा, मतलब वेब के अंदर है। चलो एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब यहाँ पे HTML आपका h1 h2 कुछ भी एंड दिस इज़ माय वेलकम पेज, ठीक है? ये आपका हो गया। अब आप जैसे ही इस प्रोजेक्ट को रन करोगे, ऐसा नहीं इसको रन नहीं करेंगे हम यहाँ राइट क्लिक करके, प्रोजेक्ट को पूरे रन करेंगे। मतलब पूरे प्रोजेक्ट को हम सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। सर्वर पे हम जब डिप्लॉय करेंगे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमैटिकली वेब ऐप के अंदर जो वेलकम फाइल है वो सर्च होगी। वेलकम फाइल का नाम क्या है कॉन्फ़िगरेशन में इंटरनली? इंडेक्स। डॉट इंडेक्स, एचटीएमएल। हाँ, इंडेक्स एचटीएमएल को खोजेगा और वो पेज हमारा खुल के सामने आ जाएगा और ये खुलेगा ब्राउज़र में। तो ये इक्लिप्स का इंटरनल ब्राउज़र भी होता है। यहाँ पे देखो ओपन वेब ब्राउज़र, ओपन हो जा भाई। यार ओपन होता था, हो काहे नहीं रहा है? नहीं हो रहा है। वेब ब्राउज़र यहाँ से इंटरनल, अच्छा डिफ़ॉल्ट सिस्टम वेब ब्राउज़र, इंटरनल वेब ब्राउज़र हम सेट यहाँ देखो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वेब ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हो? डिफ़ॉल्ट सिस्टम भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, इंटरनल भी कर सकते हो। अब इंटरनल इंटरनल इक्लिप्स का जो वेब ब्राउज़र होता है वो उतना बेहतर नहीं होता है। आप मोज़िला या गूगल क्रोम ही यूज़ करें, मोज़िला ज़्यादा अच्छा रहेगा डिज़ाइनिंग के लिए। ख़ैर उतनी डिज़ाइनिंग हम लेवल की करने नहीं वाले हैं वो सब 3-5, तो क्रोम या एज वगैरह सबसे काम आपका हो जाएगा। बट इक्लिप्स में हम यहाँ पे इंटरनल वेब ब्राउज़र से सेट कर देते हैं एंड अब रन करते हैं। तो ये मेरा रन हो जाएगा, रन एज़ रन ऑन सर्वर एंड यहाँ से हमारा सर्वर जो था सेलेक्ट कर लें 9.0। जैसे ही 9.0 करो सर्वर हमारा आ गया एंड नेक्स्ट, ठीक है, एंड फिनिश। अब हमारा सर्वलेट चालू होगा, प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा सर्वर पे एंड इंडेक्स अपने आप खुल जाएगा। ये खुल गया। अब ये आपका आपका सर्वर चालू हो चुका है। सर्वर कहाँ चालू हुआ है भाई, कौन से आईपी पे? 8080 पे। नहीं, लोकल होस्ट आईपी पे। लोकल होस्ट आईपी के सर है। 8080 पे। तो ये यूआरएल कॉपी करके आप किसी भी वेब ब्राउज़र में, ब्रेव में ही आ जाओ, किसी भी वेब ब्राउज़र में खोल सकते हो। ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखो लोकल होस्ट 8080 ये मेरा हो गया क्या? सर्वर की जानकारी। भाई पोर्ट नंबर ये सर्वर है। सर्वर पे कौन सा प्रोजेक्ट? फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट चलाना है। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट वेब हमने
डिप्लॉय किया है, ठीक है। जब रन ऑन सर्वर कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया। अब इस फर्स्ट वेब का ये कौन-सा पेज खुला है? वेलकम पेज हाँ, इंडेक्स वेलकम पेज। इसका नाम क्या है? इंडेक्स इंडेक्स। डॉट एचटीएमएल। तो ध्यान रहे, वेलकम पेज को लिखना ज़रूरी नहीं होता। आप प्रोजेक्ट का नाम देंगे तो वो वेलकम पेज ही जाएगा। हालाँकि आप चाहो तो index.html लिख भी सकते हो, क्या ज़रूरत है? और यहाँ इंडेक्स की जगह आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की, इंडेक्स 1 किया, तो 4 नॉट फाउंड। ठीक है, तो आपको प्रॉपर सही से लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है? और प्रोजेक्ट को रन भी किया। यहाँ पे सर्वर भी आपका दिख रहा है। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, अब यहीं पे देखो, अब यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं। चेंजेस करते हैं हम, दिस इज़ माय वेलकम पेज एंड यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, आई होप आपको फॉर्म तो आता ही होगा, ठीक है? नेम या मैं करूँ फुल नेम, ठीक है? फुल नेम एंड प्लेस होल्डर, एंटर फुल नेम, ठीक है? ये चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं फॉर्म हम, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये कीजिए कॉपी पेस्ट एंड फुल नेम एंड कुछ भी एड्रेस, ठीक है? एंटर एड्रेस, और यहाँ पे एक आप बना लें बटन एंड कुछ भी सेंड, ठीक है? ये हो गया आपका। अब अपने ब्राउज़र में आइए, इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए फॉर्म आ गया आपके सामने। अब इस फॉर्म से अगर मैं कोई डेटा भरूँ और सेंड पे क्लिक करूँ और मेरी ये एक्सपेक्टेशन हो कि मेरा ये डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाए, तो क्या हमने अपने इस वेब पेज को किसी भी बैकएंड के कोड से कनेक्ट किया है? नो सर। नो सर। नहीं किया। क्योंकि अभी अगर आप इस पे सेंड पे क्लिक करोगे, देखो, तो क्या हो रहा है? आपका इंडेक्स पेज से फुल नेम ये एंड एड्रेस ये जा रहा है, पर कहाँ जा रहा है? उस सर्वलेट का नाम, हाँ? क्या बोला आपने, सर फिर से बोलिए? रह गया, यूआरएल में ही रह गया है। हाँ, अभी सर्वलेट का नाम ही नहीं दिया है, तो सर्वलेट नहीं है, जो जो हमने यहाँ डायग्राम में आपको बताया था, कहाँ गया? ये सर बाय डिफॉल्ट सर डूगेट ले रहा है ना, इसलिए वो शो करता रहा है। हाँ, वो तो Indicator हम है। आपको बताएँगे, अभी उसके बारे में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे हैं, तो गेट पोस्ट बताएँगे आगे चल के। तो ये हमारा जो डायग्राम था, इसमें हम लोगों ने क्या किया भाई, एक एक अच्छा-सा वेब पेज बना कर के, बहुत अच्छा नहीं है, और उसको सर्वर पे रन कर दिया। अब इसमें अगर कोई डेटा हम भेजेंगे, तो ये डेटा बताओ जाएगा किसकी मदद से? HTTP रिक्वेस्ट हाँ, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट के फॉर्म में डेटा जाएगा। कहाँ जाएगा? ये सर्वर जाएगा पर। सर सर्वर पे। हाँ, सर्वर पे। कैसे पता चलेगा सर्वर कंटेनर कहाँ है? इससे, लोकल होस्ट ग्लोबल आईपी एड्रेस। पोर्ट से और आईपी एड्रेस से पता चल जाएगा। अच्छा, तो हमारा जो डेटा है उस सर्वर पे तो चल जाएगा, लेकिन सर्वर इंटरसेप्ट करेगा और फिर वो सर्वलेट कंटेनर के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई सर्वर क्या करेगा? सर्वलेट कंटेनर के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर सर्वलेट के पास डेटा ले जाना है, लेकिन आपने सर्वलेट का नाम दिया ही नहीं, तो वो बोलेगा ही नहीं। यहाँ मतलब कि आपका कंट्रोल फ्लो अभी अधूरा है। पूरा कंट्रोल फ्लो कब होगा? जावा का कंट्रोल फ्लो पूरा कब होगा एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का? जब आप क्लाइंट साइड में प्रॉपर अपने सर्वर के अंदर के प्रोग्राम का नाम भी देंगे, मतलब अपनी सर्वलेट क्लास का नाम देंगे। तो सर्वलेट जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें होती है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में। तो अभी चूँकि हमने सर्वलेट नहीं दिया है, तो एक सिंपल सर्वलेट हम सिर्फ़ बनाना आपको सिखा रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हमने सर्वलेट आपको पढ़ा दिया। सॉलिड एक्चुअल में कल शुरू होगा। हम सिंपल एक सॉलिड आपको बना के दिखाना चाहते हैं कि कोई ऐसा तोप नहीं है। आप मेन मेथड पे राइट क्लिक करें, सॉरी इस पे एसआरसी मेन पे राइट क्लिक करें, पैकेज पे, एंड यहाँ पे एक क्लास बना दें। और क्लास का नाम, अपनी सॉलिड का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, मैं दे दे रहा हूँ टेस्ट, ठीक है? सॉरी 1 मिनट, राइट क्लिक करें, क्लास नहीं, राइट क्लिक करें, सॉलिड का ऑप्शन हमें आता है यहाँ पे, ये देखो सॉलिड, सिंपल सॉलिड आप क्लिक करें
और एक पैकेज दे सकते हो आप com.controller। अब बोले कंट्रोलर ही क्यों, कुछ भी पैकेज दे दो अभी के लिए, लेकिन कंट्रोलर एक कह लो बेस्ट प्रैक्टिस है, हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड एक क्लास का नाम दिया हमने टेस्ट। नेक्स्ट किया और अब आपके सर्वलेट में एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिसके पास एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट हो, यस सर, डू गेट। होना चाहिए ना। तो वो मेथड है यहाँ पे, आप कौन सा लेना चाहते हैं भाई, हम कहते हैं डू गेट दे दो हमें। अब आप बोलेंगे डू गेट ही क्यों, तो ये हम बाद में बात करेंगे इसकी। ये सिंपल सा आप फिनिश कर दें, डू गेट सेलेक्ट करके और ये आपका बन गया सर्वलेट। ठीक है, एक मिनट हमने शायद वर्जन नहीं सेट किया, एक मिनट डिलीट करते हैं, दोबारा से क्रिएट करते हैं। और जब भी आप एक सर्वलेट क्रिएट करोगे तो सर्वलेट की मैपिंग ऑटोमेटिकली web.xml में हो जाती है। देखो हो गई ना सर्वलेट की मैपिंग। यस सर। हमने सर्वलेट डिलीट किया तो क्या ये मैपिंग डिलीट हुई? नो सर। इसका मतलब अगर मैं दोबारा सर्वलेट टेस्ट नाम का बनाऊंगा तो नहीं बनेगा। इसीलिए आप जब सर्वलेट डिलीट करें तो यहाँ से मैपिंग भी डिलीट कर दें। ये ठीक है, बाकी कुछ मत डिलीट कर देना एक्स्ट्रा। चलो फिर से करते हैं, राइट क्लिक करें, न्यू करें एंड एक हमने बनाया सर्वलेट एंड यहाँ पे हम दे देते हैं टेस्ट और यार 2.3 वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है ऑटोमेटिकली, ये क्यों एनोटेशन वाला अप्रोच यूज़ कर रहा है? जावा 8 पे स्विच करते हैं पहले हम लोग इसको ना, प्रोजेक्ट को। अब प्रोजेक्ट जावा 21 पे है, जावा 8 पे कैसे किया जाए इसको बताइए आप लोग। प्रॉपर्टीज में जाके प्रॉपर्टी राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, हाँ म्यूट कर लीजिए जावा बिल्ड पाथ। यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे, ये क्लास पाथ पे क्लिक करके ऐड लाइब्रेरी, जावा सिस्टम लाइब्रेरी, महावेन यूज कर लीजिए ना, इजी होगा शायद। हाँ महावेन यूज कर लेंगे तो इजी होगा शायद। मैवन यूज़ कर लेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा ना कि आप सिर्फ मैवन के भरोसे रहेंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। यस सर। And apply। ठीक है, तो ये हमने जावा 8 कर लिया एंड प्रोजेक्ट हमने 2.3 पे ही बनाया था ना यार, पक्का कुछ हमने गलती कर दिया था। जी सर। सर बनाया था 2.3 पे ही तो है यार। तभी ना आया। हाँ हाँ म्यूट कर ले, बहुत नॉइज़ है। राइट क्लिक करें, हम न्यू करें और एक सर्वलेट बनाते हैं, नाम दे देते हैं इसका हम टेस्ट। ठीक है एंड नेक्स्ट एक मेथड रख लेते हैं डू गेट एंड फिनिश करते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं ना, ये सब हटा लेते हैं, अपने आप दे रहा है ना पेज बनना है तो हटा लेते हैं, सब हटा लो, एनोटेशन वगैरह ये सब हटा लो, एकदम इजी करते हैं। ठीक है, बस ये भी हटा लो, ये भी हटा लो, चलो खुश, एकदम साफ सुथरा कोड। यस सर। यस सर। ये आपका हो गया क्लास, जो हमने जैसे पेंट में बताया था, कहाँ चला गया? ये हो गई क्लास आपकी और उसके अंदर एक डू गेट मेथड जिसमें आप यहाँ पे एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि मेरा फ्रंट एंड का डेटा यहाँ आ जाए। यहाँ डेटा ऐसे नहीं आ जाएगा, यहाँ लाने के लिए आप एक देंगे एक्शन और एक्शन में देंगे अपने सर्वलेट का नाम टेस्ट, बस इतना काम कर लेना। अच्छा, टेस्ट जो सर्वलेट है उसके अंदर कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, डेटा ले जाने का कुछ तरीका होता है, गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, पोस्ट एचटीटीपी से रिक्वेस्ट के फॉर्म में जो डेटा जाता है ना, ये इसके भी टाइप होते हैं, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, उसके बारे में बताएंगे। तो अगर आपके सर्वलेट में डू गेट है तो ये एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, बट वो किस टाइप की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट के? गेट रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि कैन हैंडल इट कैन हैंडल द डेटा फ्रॉम एचटीटीपी रिक्वेस्ट।
बट एचटीटीपी रिक्वेस्ट कई तरह की होती हैं। तो ये कौन से तरीके की रिक्वेस्ट से डेटा निकाल सकता है? गेट। हाँ, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डू गेट लिखा हुआ है। तो हम फॉर्म में भी बताएँगे कि भाई गेट रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा ले जाना है। अब सवाल ये भी आएगा कि सर गेट रिक्वेस्ट होता क्या है? वो सवाल जवाब बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे, क्योंकि अभी हम लोग एक बिल्कुल नए एरा में कदम रखे हैं और चारों तरफ हमारे नई-नई चीज़ें हैं। और हमें भी बड़ी मुश्किल होता है कि हम क्या पहले बताएँ, क्या बाद में बताएँ। तो इसीलिए एक एक प्रॉपर वे में आपको लेकर के जा रहे हैं, ठीक है? अभी 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, फिर क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें हो जाएँगी। ठीक है, तो एक हम मेथड यूज़ कर लेते हैं गेट, और हम गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, गेट रिक्वेस्ट मतलब गेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट। मैं इतना लंबा बार-बार नहीं बोलूँगा गेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो मैं सीधा बोलूँगा गेट रिक्वेस्ट। तो मैं अपने फॉर्म की मदद से ब्राउज़र से एक गेट रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा। वो गेट रिक्वेस्ट जाएगी आपके सर्वर पे, सर्वर की से फिर वो जाएगी वेब कंटेनर में, और वेब कंटेनर से वो जाएगी आपके सर्वलेट पे। तो सर्वलेट भी इस कैपेबल होना चाहिए कि गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाए। तो गेट रिक्वेस्ट के लिए उसके पास डू गेट मेथड है, और यहीं पे वो रिक्वेस्ट का डेटा बाइंड होकर के आ जाएगा ऑब्जेक्ट। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट डॉट गेट पैरामीटर। अब क्या नाम देंगे, जो आपके इंडेक्स का नेम है वही। फुल नेम है, एड्रेस है ना, तो यही नाम आपको देना है, फुल नेम। ये फुल नेम आपका निकल गया, फुल नेम, ठीक है, फुल नेम निकल गया। एड्रेस भी ऐसे ही निकल जाएगा, यस सर। यस सर। एड्रेस, और ये हो गया आपका एड्रेस। अब यहाँ पे आप इसको प्रिंट करो, कनेक्शन करो, डेटाबेस में डालो। जब आपके स्ट्रिंग में डेटा आ गया तो क्या इसको डेटाबेस में नहीं डाल लोगे अब? यस सर। अब करना ही क्या है भाई, कनेक्शन इस्टेब्लिश करो, एसक्यूएल में ये डेटा चिपका दो, सेट पैरामीटर यस करके, सर। सेट हाँ, सेट पैरामीटर करके, और उसको एग्जीक्यूट अपडेट कर दो। डेटाबेस में तो चल ही जाएगा, लेकिन तरीका हम बताएँगे आपको, लेकिन हम चाहेंगे कि आप वो काम करें बिल्कुल, लेकिन पहले इतना होए तब। तो अब हमें देखना है कि क्या मेरा डेटा यहाँ से यहाँ आता है। तो उसके लिए जब भी आप एक सर्वलेट बनाओगे, तब आप अपने प्रोजेक्ट को रीरन करोगे। ऑटोमेटिक रीरन होता है, यहाँ पे देखना पड़ेगा स्टार्टअप हुआ है। हाँ, नया सर्वलेट बनाएँगे तो फिर रीरन करना पड़ेगा। हाँ, अगर सर्वलेट में कोई चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिक रीरन हो जाता है। क्योंकि नया सर्वलेट बनाओगे तो फिर अपने प्रोजेक्ट को आपको पूरा एक बार रीडिप्लॉय करना होगा, तो रन ऑन सर्वर आप कर दें, एंड नेक्स्ट, एंड फिनिश, एंड रीस्टार्ट सर्वर। जब भी आप एक नया सर्वलेट बनाएँगे तब आप अपने प्रोजेक्ट को रीरन करेंगे। हाँ, सर्वलेट में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो रीरन करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाती है वो चेंजेस। कभी-कभी नहीं हो तो फिर कर लेना। तो यहाँ इक्लिप्स के वेब ब्राउज़र में खुला है, मैं ब्रेव यूज़ करता हूँ। तो आ जाओ यहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया हमने, ठीक है? इंडेक्स.html लिखने की नीड है नहीं वैसे, ये लिख। अब यहाँ पे एक फुल नेम डालते हैं हम, राजू, एड्रेस डालते हैं राजू एड्रेस, एंड सेंड किया हमने। अब देखो आप, ये जो हमारा ये ब्लैंक पेज क्यों आया, अब देखो रिक्वेस्ट देखो कहाँ गई, आपके प्रोजेक्ट के कहाँ पे गई, टेस्ट सर्वलेट पे। क्या किया, फुल नेम यस राजू एंड एड्रेस राजू एड्रेस। तो आओ देखा जाए कि हमारे इस पे आया है डेटा, इस पे कहाँ पे, ये स्ट्रिंग में, तो इसी कंसोल पे दिखेगा ना। मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट हो गया, यस सर। तो फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा आ गया। अब आप इस डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं, स्टोर कीजिए। ठीक है भाई, बताइए, बात क्लियर हुई सबको इतनी? तो बहुत सारी बातें अभी भी है एक्सप्लेन करने की, कि जैसे आपने, ठीक है, आपने भाई क्रिएट अ डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है, एचटीएमएल पेज बना दिया, देन देन आपको क्या करना है, क्रिएट अ सर्वलेट, ठीक है, विथ डू गेट ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल के लिए, एंड देन हाँ, बस, और देन प्रिंट द डेटा, एंड प्रिंट द डेट। आप डेटा को सिंपल प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने फ्रंट एंड को और बैक एंड को कनेक्ट किया। बताइए किसी को कोई दिक्कत इसमें?
नो सर। इतना काम आप लोग को पहले कर लेना है। इतना काम हो जाए तो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं कि सॉलिड को एक्सप्लेन करना है, एक्चुअल में सॉलिड क्या है, कैसा है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है, वो सब हम करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है ये मैं आपके नोट्स में डाल के आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है? एंड इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का भी एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, सो दैट आप इसको अच्छे से बना लें। और इसमें ज़्यादा मतलब अभी घुसने की आपको नीड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे अराइज़ होंगे, है ना? पहले दिन कितना कुछ बताया जाए। है ना? तो पहले दिन का जो मेन फ़ोकस एरिया है, वो मैंने नोट्स पे लिखा हुआ है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार नोट्स को भी गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अभी तक हम लोगों ने कंसोल बेस्ड जावा एप्लीकेशन पे काम किया, जो भी इनपुट थे वो कंसोल से हैंडल हो रहे थे एंड कोई यूआई नहीं था। बट रियल वर्ल्ड में वी रेयरली इंटरैक्ट विद कंसोल, है ना? वाया द कंसोल। So instead we create web applications where user interacts through a web browser based UI। ठीक है? रियल वर्ल्ड में भाई यूआई यूज होता है, तो यूआई के लिए क्या करना पड़ेगा? टू मेक दिस पॉसिबल वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क्स एंड एक वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है उसके लिए भाई हमें अब एंटर करना होगा और चीज़ों को समझना होगा। वर्ल्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट में एंटर करना होगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले आप एक फ्रंट एंड क्रिएट करें, उस डेटा को सेंड डेटा फ्रॉम द ब्राउज़र टू द बैक एंड, ब्राउज़र से डेटा को बैक एंड में ले जाएं, डेटा को प्रोसेस करें बैक एंड में एंड डेटाबेस में स्टोर कर दें। ये तो एक मोटा मोटा स्टेप हो गया, ठीक है? लेकिन ये स्टेप तभी हो पाएगा जब आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझोगे। दिस ब्रिंग्स अस टू एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। Understanding this architecture is the foundation for building web application. From this point onwards, we will start learning how web application works. तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पहले आप समझ लें। कि एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजता है एंड सर्वर उस प्रोसेस को इंटरसेप्ट करता है एंड आगे डेटाबेस में डेटा भेज सकता है, या डेटाबेस अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो भाई इंटरसेप्ट करके रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकता है। तो एक क्लाइंट, एक सर्वर, उनके बीच में नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। मैंने लिखा है वेन एवर यू यूज़ एनी वेबसाइट और ऐप यू आर एक्टिंग एज अ क्लाइंट, योर रिक्वेस्ट गोज टू द सर्वर विच प्रोसेस इट एंड मे टॉक टू डेटाबेस। डेटाबेस से ज़रूरी नहीं कि टॉक करे पर कर सकता है। देन सेंड्स द रिजल्ट बैक टू यू। अभी आप बताइए कि जब हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो क्या ये डेटा सर्वर पे गया? यस सर। यस सर। पर सर्वर ने हमें वापस से कुछ यहाँ पे प्रिंट करके नहीं दिया, बस डेटा चला गया, लो अटक गया और एक ब्लैंक पेज हमें दिख गया। तो अभी वापस रिस्पॉन्स हमने चूंकि यूज़ नहीं किया, सिर्फ रिक्वेस्ट का यूज़ किया है। अभी वो सब चीज़ें आएंगी आगे। तो it may talk to a database and then send the result back to you. This is called client server architecture and it is the backbone of full stack development। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ही पूरा वेब एप्लीकेशन चल रहा होता है। चाहे आप मोनोलिथिक की बात करो, चाहे माइक्रो सर्विसेज की बात करो। मोनोलिथिक मतलब होता है जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही में कंटेनराइज्ड होता है। आप बताएं ये प्रोजेक्ट में ऐसा है कि फ्रंट सिर्फ बैक एंड का कोड है, फ्रंट एंड किसी दूसरे के सिस्टम, या फ्रंट एंड बैक एंड एक ही प्रोजेक्ट में है? एक ही में है सर। ऐसे प्रोजेक्ट को बोला जाता है मोनोलिथिक। अभी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे ही हमें काम करना है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर तो बहुत बात ठीक है। आइए आगे देखा जाए क्या लिखा है हमने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ लंबी दास्तां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप पढ़ें। मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट इज एनी डिवाइस और प्रोग्राम लाइक अ वेब ब्राउज़र दैट सेंड्स रिक्वेस्ट टू अ सर्वर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्विस। क्लाइंट भाई कोई ब्राउज़र हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है लाइक पोस्टमैन वगैरह, ठीक है, जो कि सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है किस लिए? इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए या सर्विस को एक्सेस करने के लिए। व्हेन यू टाइप अ वेबसाइट एड्रेस और क्लिक अ बटन ऑन अ वेब पेज, द क्लाइंट क्रिएट्स एंड सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट। हियर क्लाइंट्स मीन व्हाट? अब बताएं। क्लाइंट यूजर। मतलब कौन? हाँ भाई, क्लाइंट मतलब कौन? यूजर सर। नहीं, सर यूजर जो नहीं। वर्क कर रहा हाँ, है। नहीं भाई, ब्राउज़र। भाई एक इंसान कैसे HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा? ब्राउज़र ना करेगा।
तो द क्लाइंट मतलब ब्राउजर क्रिएट्स एंड सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड आस्किंग फॉर डेटा और टू परफॉर्म एन एक्शन, कुछ भी हो सकता है। द क्लाइंट देन वेट्स फॉर सर्वर्स, क्लाइंट वेट करता है सर्वर के रिस्पॉन्स के लिए, एंड अगर रिस्पॉन्स आता है तो डिस्प्ले कर देता है, such as showing a web page or updating information on the screen. In web application, the client is usually the users, देखो यहाँ लिखा है आगे देखो, the client is usually the user's browser that interact with the user and communicate with the backend to the server. तो ये क्लाइंट के बारे में हो गया। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं ना जो जो मतलब आपका फाउंडेशन रख रही है, इसी फाउंडेशन पे सब पढ़ोगे। स्प्रिंग एमवीसी पूरा इसी पे बेस्ड है। ये सही से नहीं पढ़ा तो स्प्रिंग एमवीसी में दिक्कत आएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते ये सोच के कि अरे सॉलिड वॉलिड क्या पढ़ना है, डायरेक्ट स्प्रिंग पढ़ेंगे। जो डायरेक्ट स्प्रिंग हमसे पढ़ने आया है ना, वो बाद में हमसे सॉलिड जेएसपी की वीडियो मांगा है। हमने कई बार हमने बैच शुरू किया था स्प्रिंग ओनली का, मार्केटिंग करते थे। अभी आपकी बैच शुरू होगी स्प्रिंग की, तो हम डालेंगे स्प्रिंग की बैच शुरू होने वाली है, ये ऐसा वैसा है बैच प्रोसेस। तो लड़के आते हैं बोलते हैं हाँ हमें सॉलिड जेएसपी ये सब पता है, हमें डायरेक्ट स्प्रिंग पढ़ना है। डायरेक्ट स्प्रिंग पढ़ते हैं तब उनका सर दर्द होता है। तो हम कंसेप्ट को यूज़ करते हैं ना जब, तो बोलते अरे ये सब तो पढ़ा ही नहीं था सर, हमें कोर की वीडियो मिल सकती है क्या? तो कोर की वीडियो ले भाई 75 वीडियो। हाँ फिर दिमाग खराब कि 75 वीडियो देखते देखते हालत खराब। जेडीबीसी 10 वीडियो, जेडीबीसी सॉलिड जेएसपी की मान लो 10-15 हो जाएगी, तो कुल मिला के 90-100 वीडियो हो गई टोटल। अभी 90-100 वीडियो देखने के बाद फिर आप तैयार होते हैं स्प्रिंग के लिए। तो इसीलिए ये सब फाउंडेशनल टॉपिक है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए स्प्रिंग की, माइक्रो सर्विसेज की, एपीआई की। और आगे देखो क्या लिखा है हमने, क्लाइंट रिक्वेस्ट ट्रैवल्स ओवर द इंटरनेट टू दिस सर्वर्स आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट वो इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल होती है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल हो। अगर सेम सिस्टम पे क्लाइंट और सर्वर दोनों है तो इंटरनेट की नीड नहीं है ना। जी सर। तो यहाँ पे नहीं मैं है। स्लैश नेटवर्क भी लिख दूं। एक नेटवर्क चाहिए भाई, वाइड एरिया नेटवर्क हो, लोकल लैन हो, वैन हो, जो भी हो, मैन हो। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट ट्रैवल्स ओवर द इंटरनेट या नेटवर्क टू द सर्वर। अब क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है कैसे? सर्वर की आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर को देखते हुए, वेयर द वेब सर्वर। और इस ये जो सर्वर की आईपी एड्रेस है, पोर्ट नंबर, वहाँ से हम इसकी मदद से हम सर्वर पे पहुँच गए, जहाँ पे वेयर द सर्वर इज लिसनिंग। सर्वर हमेशा कान खोल के सुनता रहता है भाई, कोई रिक्वेस्ट आ रही है क्या। द सर्वर कंटिन्यूसली लिसन्स फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट ऑन दैट पोर्ट। 80-80 के पोर्ट पे कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी ना, सर्वर कान खड़ा किया है सुनने के लिए। व्हेन द रिक्वेस्ट अराइव्स द सर्वर रीड्स एंड पास द एचटीटीपी रिक्वेस्ट। जैसे ये रिक्वेस्ट आती है भाई, सर्वर रीड करेगा, पास करेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट क्लाइंट वांट। समझेगा भाई क्लाइंट क्या चाहिए। अगर क्लाइंट को पर्टिकुलर सर्वलेट चाहिए तो वहाँ जाएगा। देन इट फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट टू द राइट प्रोग्राम। देन क्या होगा, सर्वर ही हमारी मतलब हमारे रिक्वेस्ट को एक राइट प्रोग्राम पे फॉरवर्ड करेगा, जैसे कि सर्वलेट हो सकता है हमारे केस में। देन सर्वलेट प्रोसेस इज जनरेट अ रिस्पॉन्स एंड सेंड इट बैक टू द क्लाइंट। ये तो क्लाइंट का खेल हो गया। सर्वर का क्या ख्याल है? सर्वर है क्या एक्चुअली? सर्वर इज अ स्पेशल प्रोग्राम और अ सेपरेट कंप्यूटर। कई बार आपने देखा होगा गूगल के सर्वर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो सर्वर एक एक सॉफ्टवेयर है एंड हार्डवेयर दोनों का मिश्रण है ना। अभी हमने सर्वर जो डाउनलोड किया वो तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था, लेकिन लेकिन उस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की नीड है कि नहीं है? एलोन कोई सॉफ्टवेयर कैसे चल सकता है यार, यस सर। है ना। तो सर्वर इज अ स्पेशल प्रोग्राम। अगर अगर एकदम टू द पॉइंट देखे तो सर्वर एक प्रोग्राम ही है भाई, एक सॉफ्टवेयर है, मिनी प्रोग्राम, मिनी सॉफ्टवेयर बोल सकते हो उसको। सर्वर इज ए स्पेशल प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर और अ सेपरेट कंप्यूटर। अगर किसी कंप्यूटर को भी में हम अगर सर्वर इंस्टॉल कर दें तो उस पूरी की पूरी कंप्यूटर को ही हम लोग बोलते हैं ये सर्वर कंप्यूटर है। ठीक है, तो सर्वर इज ए स्पेशल प्रोग्राम और सेपरेट कंप्यूटर दैट लिसन्स फॉर द रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स लाइक वेब ब्राउजर ओवर द इंटरनेट। और अच्छा यहाँ लिखा है हमने देखो नेटवर्क है, लाइक वेब ब्राउजर ओवर द इंटरनेट और अ नेटवर्क। When a user enter a website address or submit a form,
जब यूज़र कोई फॉर्म वॉर्म सबमिट करता है, द ब्राउज़र सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, द सर्वर रिसीव्स दिस रिक्वेस्ट, प्रोसेस इट बाय फाइंडिंग द राइट पाथ, प्रोसेस करेगा एंड भाई सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट आएगी तो उसके पास यूआरएल होगा, यूआरएल को देख जी करके सर। वो हाँ, यूआरएल को देख के वो राइट पाथ समझ जाएगा कि कौन से सॉलिड पे जाना है, ठीक है? टू हैंडल इट, सॉलिड पे जाएगा एंड सॉलिड को हैंडल कर लेगा एंड देन सेंड बैक टू द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स सच एज़ वेब पेज और डेटा। इन वेब एप्लीकेशन यूजिंग जावा, थोड़ी जावा की भी बात हमने यहाँ किया है। द सर्वर इंक्लूड्स अ वेब कंटेनर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरव्यू में पूछता है। इन वेब एप्लीकेशन यूजिंग जावा, द सर्वर इंक्लूड्स अ वेब कंटेनर दैट मैनेजेस सॉलिड, runs them inside Java virtual machine and handles communication between client and backend code. Without a server, browser cannot connect to the application or get any information. मतलब भाई सर्वर जरूरी है, सर्वर के अंदर वेब कंटेनर होता है जो सॉलिड को मैनेज करता है, ठीक है, एंड सॉलिड यूज करता है जेवीएम को टू रन दैट क्लास फाइल। जाहिर सी बात है कि भाई सॉलिड इज नथिंग बट अ क्लास, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे है, वही सारी बातें हैं कि वी क्रिएट अ यूआई सो दैट क्लाइंट्स कैन इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन, थ्रू दिस यूआई यूजर कैन सेंड डेटा टू द एप्लीकेशन, ठीक है। फिर टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट प्रोसेस डेटा वी राइट बैकएंड कोड यूजिंग सॉलिड, सॉलिड इज अ जावा प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द सर्वर एंड हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट लाइक दिस दैट। हाउएवर अ सर्वर कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन, सर्वर सॉलिड खुद से नहीं रन होता, इट नीड्स अ सर्वर। हमने क्या बताया था कि भाई जो सर्वलेट है हमारा, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? ये सर्वलेट कौन रन कर रहा है? अपने आप रन हो रहा है कि उसको सर्वर इन्वोक कर रहा है? सर्वर है सर्वर सर। हाँ, तो ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हाउएवर अ सर्वलेट कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन, इट नीड्स अ सर्वर टू execute it. The server receives HTTP request from the browser, identified the correct servlet based on the URL and call the servlet. और उसके सर्वलेट के किसी मेथड को कॉल कर लेगा, इधर डू और डू गेट और डू पोस्ट, और डू गेट और डू पोस्ट इसकी भी जानकारी HTTP सर्वलेट में रिक्वेस्ट में ही होती है, क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ बता रहे होते हैं कि गेट, तो सर्वर को पता है कि भाई ये रिक्वेस्ट आई है, ये वाला सर्वलेट पे जाना है, और गेट वाली रिक्वेस्ट आई है तो गेट वाला मेथड फाइंड करना है, तो वो डू गेट को ही खोजेगा। डू गेट नहीं होगा ना तो एरर आ जाएगा। वो सब तो हम चीज़ें देखेंगे आगे चल के। तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। व्हेन विल द सर्वर रन अ सर्वलेट? बताइए, बिना देखे बताइए। चलिए वो हटाते हैं। सर्वर किसी सर्वलेट को कब रन करता है? जब HTTP रिक्वेस्ट सर्वर आएगा जब लोड होता है, जब रिक्वेस्ट आता है तो करेक्ट, जब रिक्वेस्ट आता है। तो यही लिखा है, द सर्वर रन्स अ सर्वलेट ओनली व्हेन अ रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम द वेब। ठीक है। वेयर डज अ सर्वलेट रन्स इनसाइड अ सर्वर? वेब कंटेनर, ठीक है। व्हाट इज दिस सर्वलेट कंटेनर? व्हाट इज दिस सर्वलेट कंटेनर? सर्वलेट कंटेनर क्या होता है भाई? इट इज अ पार्ट ऑफ वेब सर्वर, इट मैनेज लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। देखो लाइफ साइकिल हमने यहाँ लिखी है, बट इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इतना अभी ध्यान रखें कि हाँ भाई सर्वलेट कंटेनर ही जो हमारे सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बना रहा है, बाकी इनिट डिस्ट्रॉय वगैरह वगैरह सब देखेंगे आगे। इट ऑल्सो सर हैंडल्स, हाँ बोलिए। सर सर नाम तो है सर्वलेट कंटेनर लेकिन रहता है सर्वर में कंटेनर। तो क्या दिक्कत है? यस सर। सर्वलेट कंटेनर, देखो कंटेनर का नाम इस चीज से नहीं होता है कि वो कहाँ रखा हुआ है, कंटेनर का नाम उस चीज से होता है जो उसके अंदर रखा हुआ है ना? जी सर। तो सर्वलेट कंटेनर ठीक तो नाम है। अब पेट्रोल का कंटेनर है, रखा हुआ है घर में, क्या दिक्कत है? ओके तो सर। इट ऑल्सो हैंडल्स इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड पास देम टू द करेक्ट सर्वलेट। तो सर्वलेट कंटेनर ही है जो सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, HTTP रिक्वेस्ट को ला करके सर्वलेट को दे देगा इन द फॉर्म ऑफ HTTP सर्वलेट ऑब्जेक्ट। ये कुछ हमने इंटरनेट से फोटोज उठाई हैं, वेब क्लाइंट है या रिक्वेस्ट मारा, वेब सर्वर, उसके अंदर जावा कंटेनर इसने लिखा था, ठीक है, आप समझ गए ना, जावा कंटेनर मतलब वही हो गया सर्वलेट कंटेनर, एंड उसके अंदर जावा सर्वलेट्स होंगे एंड देन डेटाबेस। ठीक है, ये फ्लो तो अभी अब डेटाबेस वाला फ्लो हमने भी किया नहीं है, वो कर लेंगे, तो आप समझते हो ये। हाउ वेब कंटेनर सर्वर एंड जेवीएम वर्क्स टुगेदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे।
देखो ध्यान से समझना, द वेब कंटेनर इज अ कंपोनेंट इनसाइड द सर्वर दैट मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्वलेट। ठीक है, इतना तो समझते हो। When request comes from the browser, the server along mute कर लें। When a request comes from the browser, the server along with the web container receive the request। इन लोगों ने रिक्वेस्ट को रिसीव किया, सर्वर और वेब कंटेनर। ठीक है, द वेब कंटेनर एग्जामिन द URL इन द रिक्वेस्ट एंड डिटरमाइंस विच सर्वलेट शुड हैंडल इट। कौन से सर्वलेट को भेजना है, वेब कंटेनर देख लिया। The web container then asks the JVM to execute। Then web container ने क्या किया, भाई इस सर्वलेट को चलाना है, तो अब JVM को बोला भाई इसको करो, बाइट कोड जनरेट करो, इसका कंपाइलर चलाओ, बाइट कोड को एग्जीक्यूट करो। तो वेब कंटेनर बताता है कि कौन से सर्वलेट को चलाना है ना, बताता है कि कौन से सर्वलेट को चलाना है, लेकिन चलाता कौन है? हाँ, आप बताएं भाई। URL आई सर्वर के पास, सर्वर ने बोला कि अच्छा ये वाला सर्वलेट है, वेब कंटेनर ने बोला हाँ ये वाला सर्वलेट चलाना है। एक्चुअल में सर्वलेट एक क्लास है और क्लास को रन करने का काम किसका है? JVM का। JVM। तो वही लिखा है, द वेब कंटेनर देन आस्क द JVM टू एग्जीक्यूट द सर्वलेट्स जावा कोड बाय इन्वोकिंग द एप्रोप्रिएट मेथड सच एज टू गेट, ये वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। एंड देन कंक्लूजन ये है कि सर्वर कुछ नहीं है भाई, एक्ट्स लाइक ए कनेक्शन पॉइंट दैट एनी ब्राउजर और क्लाइंट कैन कनेक्ट टू एज लॉन्ग एज दे नो द सर्वर्स URL which include IP and port and have network to access it। ठीक है, बस इतना कंक्लूजन निकला हमारा यहाँ। तो इतना जो हमने नोट्स में लिखा है ना, इतनी जानकारी अगर आप आज के सेशन में अगर आपको हो गई है तो एनफ है। उसके अलावा सर्वलेट क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट क्या होती है, आपने यहाँ मेथड क्यों लिखा, ये सब चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत डिटेल में। जितना इतना हमने लिखा है बस आपको इतना कंप्लीट होना चाहिए, एंड जो हमने काम किया है वो आपका रेडी होना चाहिए। जो हमने फ्लो यहाँ लिखा हुआ है, जो हम फ्लो अभी नोट्स में भी आपके ऐड कर देंगे, ये वाला फ्लो कहाँ चला गया, ये एडवांस जावा का, हाँ ये वाला जो फ्लो है ना, कि स्टेप्स टू क्रिएट अ डायनेमिक वेब पेज। ये फ्लो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या करना है, सर्वर को डाउनलोड कहाँ से करना है, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, किस तरीके से सर्वर को प्रोजेक्ट में डाल करके प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है, प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी में कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जानी है, ये सब करके आपका डेटा प्रिंट होना चाहिए, फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट होना चाहिए। इतना अगर हो गया तो ठीक है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे अपने